गुरुदेव जी ने कहा था। और 10वीं कक्षा में तो मैं प्रशिक्षण लेने के लिए भास्कर तक कर रहे हैं और अच्छे से भाव से मतलब वो कर रहे हैं। तो एक स्वभाव रहा है कि सभी पक्षों का अभ्यास करके ही बोलना। जैसे ये घास का एनालिसिस करना है तो उसका वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, प्राकृतिक पक्ष, सभी पक्ष को समझ के ही बोलना। हवा में चर्चा हो सके तो ऐसा बात नहीं करना, परिणाम लक्ष्य होना। तो 7 साल R&D के बाद हमने दवाई निकाली, 10 साल R&D के बाद हमने गौकृपामृतम निकाला। तो गौकृपामृतम कैसे काम करेगा, क्यों कर रहा है, उसका डिटेलिंग अभी आगे के सत्र में मैं प्रयत्न करूँगा। ट्राई करें। देखिए, गौशाला निर्माण के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है गौ माता की अनुकूलता। जैसे ये गौशाला जो आप यहाँ पे देखे आज, तो ये गौशाला का ऊपर का एरियल व्यू है। यहाँ पे उत्तर दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा से आवाज देगी इसके बाकी हाँ ठीक है। दक्षिण दिशा से 8 महीना हवा काम की आती है, दक्षिण से उत्तर चलती है, जो गर्मी की और बारिश की हवा होती है। तो उधर हमने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। उत्तर से दक्षिण 4 महीना चलती है, ठंड की हवा। तो डायरेक्ट ठंड की हवा गौ माता को नहीं लगी तो आराम से सहन कर लेती है। सूर्योदय यहाँ से हुआ तो यहाँ तक अंदर तक किरणें लग जाती है, गवाण उसका जो खाने का है वहाँ तक। सूर्यास्त यहाँ से हुआ तो यहाँ से धूप आते आते एंड तक लग जाती है, तो एंटीबैक्टीरियल वातावरण हो जाता है। तो गौ माता को अनुकूल क्या है, जैसे कुछ पोर्शन में पक्का रखा है, कुछ पोर्शन में कच्चा रखा है। तो उसको जब अनुकूल है कच्चे में बैठे, जब अनुकूल हो बारिश हो, वहाँ पे कीचड़ हो तो पक्के में बैठ सकती, 2 बार दिन में धो करके साफ करके कर सकते हैं। तो गौ माता को क्या अनुकूल है, उस हिसाब से हमने डिजाइन तैयार करी हुई है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इधर गोडाउन नहीं होता, हमने गोडाउन भी इधर बनाया हुआ है उत्तर में और उधर। तो वास्तुशास्त्र में मेंशन है कि कितना भी आपका घर का बिगड़ा हुआ वास्तु है, गौ माता खड़ी हो जाए सब ठीक हो जाता है ना। तो गौ माता की गौशाला बनाने के लिए वास्तुशास्त्रों को आड़े ला करके हम दक्षिण में गोडाउन बनाएंगे तो उनको तकलीफ होगी कि नहीं। तो कभी भी गौशाला और गौ माता की सुखाकारी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, वास्तुशास्त्र भी नहीं और भी कुछ नहीं और भी कुछ नहीं, सर्वोपरि गौ माता की सुखाकारी। तो आपके घर पे गौ माता होनी चाहिए, पर खुश सुखपूर्वक रहनी चाहिए। तो अपने आप आपकी आध्यात्मिक, आर्थिक, मानसिक, कृषि सभी प्रकार की गति होती है। थोड़ा सा भी आपने ध्यान दे दिया कि वो खुश होनी चाहिए, बस सबसे पहला ये बात है। कभी भी हम नहीं बोलते कि ऐसा शेड बनाइए, चाहे आप बाम्बू का बनाइए, आप दूसरी भी कोई पद्धति से बना सकते हैं, लेकिन उसका अनुकूलता आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बीच में एक ऐसी शीट आती है कि गर्मी या ठंडी ट्रांसफर ही नहीं होती है, तो ऐसी शीट भी आप लगा सकते हैं, तो गौ माता और सुखपूर्वक रह पाएगी। एक बाजू में बच्चा 2 आंचल पीता है, एक बाजू में हम 2 आंचल लेते हैं। ये हमारा रूटीन प्रोसेस है गौशाला के अंदर। ये आप देख सकते हैं 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है। आप साइज देखिए जरा कैसा है। तो बच्चा दूध पी रहा, इतनी साइज का क्यों हो गया, तो आधा दूध ही हम लेते हैं, आधा बच्चा पीता है। तो वो भगत सिंह भाई ने आपको गौशाला में दिखाया होगा। तो ये विकास इतना जल्दी हो जाता है कि 3.5-4 साल में पहला ब्यात होता है, इसकी जगह पे 2 से 2.25 साल में पहला ब्यात हमारा हो जाता है। तो जो बच्चे ने दूध पिया वो जल्दी आके दे दिया, तो लॉस ज़्यादा नहीं है। और बच्चा जब माँ के संग दूध पीता है तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नेचुरली रिलीज होकर हार्मोन सीक्रेट होकर दूध बढ़ जाता है, पास्ती प्यार से है। लैक्टेशन पीरियड, ब्यात का पीरियड लंबा हो जाता है। जो गौ माता 4-6 महीना खड़ी रहती थी, अभी 10-10 महीने खड़ी रहती है। 90% गौ माता को हमें बंद करना पड़ रहा है, वो बंद नहीं हो रही है। इस प्रकार आप भी वहाँ की गौ माताओं को इस प्रकार रख सकते हैं। आज़ादी के पहले पूरे भारत में 2 आंचल की परंपरा थी। तो दूध को हमने सारी पद्धति में बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, वो भी खेती के अंदर। तो आप चाहे एक घास की गठान के लिए भी काफ़ी मित्रगण आए होंगे, तो घास बिल्कुल आप बाउंड्री पे लगा करके गौ माता को आराम से रख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैं आज तक हमने 125 से ज़्यादा घास पे R&D किया हुआ है। वहाँ पे आपने एक पैरा की वैरायटी भी देखी होगी। तो जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पे नेपियर या झिंझवा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे पैरा आराम से हो जाते हैं और ये 100 साल भी नहीं जाएगी। और जवारी से डबल उत्पादन है ऑलमोस्ट, तो 3 फीट पानी भरा उसके ऊपर भी वो चल जाएगा 3 फीट। तो वहाँ पे ये भी लेके जा सकते हैं, ये नेपियर है, ये झिंझवा है। तो जो अनुकूल है घास इस प्रकार के आप बाउंड्री पे लगा सकते हैं। मैं क्या कहूँगा
कि किसान के घर पे ही गाय पलेगी। पहली बात, गौ माता खाली रखी, खेती नहीं करी, फेल हो जाएंगे आप। खेती करी, गौ माता नहीं रखी, तो भी फेल हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो गौशाला है वो आपातकालीन धर्म है, बांजरापोल है वो आपातकालीन धर्म है। किसान का घर ही उसका सच्चा घर है। यहाँ पे ये संवर्धन का सेंटर है कि गांव-गांव में नंदी फ्री देना, तो ये संख्या रखना उसके कारण पीछे है। पर जनरल जो है तो गौ माता किसान के घर पे ही श्रेष्ठ तरीके से रह सकती है। तो ये कैसे रह सकती है? तो कृषि के साथ जोड़ के। जो गौशाला में लोग प्रॉफिट करते, क्या होता है, दूध ऊंचा नीचा होता है ना, सबकी नज़र ऊंची नीची होती है। तो गोबर तो आजीवन देना ही देना होता है। तो इस प्रकार हमें कभी भी हमारा दूध कभी चला गया, कभी दूसरा कुछ हुआ, हमारी नज़र कभी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो वो जब चीज़ आ जाएगी ना किसान के घर पे, तो कभी भी किसान को दिक्कत नहीं आएगी। देखो हजारों साल से हमें कोई बैल या गाय भारी पड़ा था क्या भारत में? हाँ, ये 70 साल, 60 साल, फिर 40 साल, तो धीरे धीरे हमें और बोझ रूप क्यों लगने लगा? बछड़ा आया तो भी बोझ रूप, दूध नहीं दे रही गाय तो भी बोझ रूप। तो हजारों साल हमारे बाप दादा के पास तो कभी भी वो बोझ नहीं थी। उस टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया कि वो क्या करते थे, और ये हवा में चर्चा नहीं करना, खेत पे परिणाम लेकर के ही दिखाना। तो आइए गौ कृपा अमृतम का विषय में शुरू करूंगा कि ये कैसे होता है। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने यहाँ पे गवार का एक प्लॉट देखा होगा शायद आपने, तो वहीं पे ये पूरा का पूरा आखिरी तक प्लॉट, ये पालक के सीजन में पालक का रहता है। तो ये गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाई थी, उसका आप साइज देखिए जरा। तो यहाँ पे कोई कमी है क्या? तो जनरल पालक इतना होता है, तो गुरुकुल के बच्चों ने इतना बड़ा पालक लिया हुआ है। और 2-2 फीट ऊंचा पालक, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो फाइबर वाला नहीं है, ज्यूसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 4-4 कटिंग ले रहे। तो केमिकल और हाइब्रिड से जो आज उत्पादन ले रहे किसान लोग, उससे हमारे गुरुकुल के बच्चों ने 3 गुना उत्पादन लिया है मित्र। और ये देसी बीज है। तो अभी कहाँ किसकी ज़रूरत है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये बीज लेने के बाद भविष्य में आपके घर पे बीज बनेगा, हमारे पास या कोई कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देसी बीज में इस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी देसी बीज है आज भी भारत में कि जिससे प्रोडक्शन मेंटेन रह सकता है। तो मेरी एक ही विनती है, ऐसे देसी बीजों को चुन के मल्टीपल करके आप भी लोगों को बांटिए। और ये पालक की जो आखिर में 4 कटिंग के बाद बीज की डंठल आती है, तो बीज की डंठल आती है, वो कितना आता है हाइट उसका? बीज जनरली कितना होता है बीज की डांडी? किसी ने पालक की खेती करी है? 1.25 फीट, आधा फीट, 1 फीट, 1.25 फीट, मैक्सिमम 1.5 फीट। तो ये पहले साल चली गई 3 फीट, फिर 5 फीट, इस साल 7 से 8 फीट तक गया था, है ना। तो बीज में सुधार हुआ, बीज का डीएनए में रिपेयर होकर के कुछ अलग मजबूताई आई हुई है। तो बीज की भी क्वांटिटी कुछ अलग मिल गई है। तो उस लेवल के उसकी फोटोज भी है। मैं भगत सिंह भाई को बोल के मैं इसको फॉरवर्ड कराने का प्रयत्न करूंगा। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ सभी चीज़ प्रमाण के साथ ही होगी। किसानों के वहाँ पर भी उस प्रकार के परिणाम होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट किसान है कि जिन्होंने अनार की खेती, मतलब बहुत मुश्किल होती है अनार की खेती। 1 एकड़ पे 1.5 लाख से ज़्यादा पेस्टिसाइड का खर्चा हो जाता है। 21 प्रकार के पेस्टिसाइड लगते हैं किसान मित्रों। और ये अनार की खेती के अंदर पेस्टिसाइड्स, फिर दूसरे केमिकल, और फिर भी सेंसिटिव क्रॉप कभी भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये किसान कंटिन्यू 4 साल से गौ कृपा, टोटल अभी 5वां साल चल रहा है, 5 साल से गौ कृपा अमृतम से कर्नाटक में खेती कर रहे हैं। अभी उनके अनार में कोई कमी दिख रही है क्या? उनका कलर लश देख सकते हैं। तो उनके 200 ग्राम के अनार थे, अभी 400 ग्राम के आ रहे। और टोटल खर्चा निकाल के ये किसान प्रति एकड़ 6.5 लाख रुपया कमा रहा है। वहाँ तक भी पहुँच सकता है। मैं ये आपको आगे का दर्शन दिखा रहा हूँ, कुछ छोटा सोचना ही नहीं है। 25-50 हज़ार के ऊपर आके तुरंत आप 1-1.5 लाख पे आइए, फिर 2 लाख पे प्रति एकड़ आइए, फिर और आगे जाइए। तो इस किसान को कभी जमीन बेचने का या गाय बेचने का मन होगा क्या? नहीं, है ना। इनको गाय भारी पड़ सकती है क्या? तो प्रति एकड़ इतना पैसा मिल रहा है, तो ज़्यादा गोबर, ज़्यादा बैक्टीरिया डाल के उसको कभी चिंता ही नहीं है। तो ये पद्धति में आप स्काई इज द लिमिट, ऐसे इस प्रकार के ऊपर जा सकते हो। कितना भी आप आगे जाइए, आपकी जितनी तैयारी, आपकी जितनी मेहनत करनी है, आपकी जितनी अंदर एक एक पौधे से बात करना है, कितना गोबर देना है, कितना अच्छे से। अभी इसमें कभी नंदी का गोबर है या गाय का गोबर है, क्या फर्क पड़ेगा?
उसको बोझ लगेगा ही नहीं कभी। और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। 2 गांव में उन्होंने 80% किसानों के घर दिए। बाउंड्री पे ही घास का उत्पादन इतना हो जाए, प्रोडक्शन उतना हो जाए, आपको किसी के ऊपर आधारित होने ही नहीं चाहिए। शहर से ज्यादा कमाई आप धरती माता से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसी पद्धति पे आज बात करेंगे हम लोग। ये एक आदिवासी बंधु का गन्ना है। आप साइज देखिए आदिवासी बंधु के गन्ने की, है ना। नॉर्मल किसान से वो आगे चले गए। इन्होंने जिनसे सीखा, वो आदिवासी बंधु के पास राजापुरी आम आता था, सूरत के पास नजदीक से है। 500 ग्राम का राजापुरी आम आता था उनका, वो 1.5 किलो से 1.25 किलो तक चले गए अपनी पद्धति से। तो 5 एकड़ में अभी वो 20 गाय आदिवासी बंधु गोबर के लिए लेके आ गए, भरत भाई करते हैं। और उन्होंने 2000 उन बंधुओं को सिखाया, उसमें से एक ये है। अब देखिए एक आदिवासी बंधु क्या कर सकता है, हम सब कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इतना ही समझूंगा कि एक जन 1,000 जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपके संपर्क में कम से कम 1000 लोग होंगे, गांव के आजू बाजू के सबके। तो ये सीख के आपको छोटा प्रयोग करना है, फिर उसको कम से कम 1000 लोगों को आप सिखाइए, उससे ज़्यादा आपकी क्षमता है। तो कम से कम 1000 में हमें अच्छे से अच्छे गांव तैयार करने हैं। आप सभी को लीड करना है, आप सभी को प्रशिक्षण प्राप्त करके लोगों को प्रशिक्षण देना है। हाँ, पहले महसूस करना है मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है क्या। आंख बंद करके अंधा अनुकरण नहीं। आप जमीन पे देखिए परिणाम मिल रहा है, मिट्टी में देखिए, उसके पौधे में देखिए, परिणाम मिलना शुरू हो गया, फिर आप रुकना नहीं, उसको बड़ी मात्रा में उसको फैला सकते हैं। तो सरल 5 चरणों में कृषि, ये पहला चरण है कि ये गौ कृपा अमृतम से ये सारा परिणाम मिल रहा है। जैसे वो घास आपने देखा होगा, हम कुट्टी नहीं करते, पूरा का पूरा खा रही है गाय। और पिछले 2 साल हमने, अभी थोड़ा सा सूखा हमने दिया 10-20%, बाकी पिछले 2 साल से टोटल नेपियर के ऊपर गौ माता रही। तो तबीयत में आपको कोई कमी दिखी क्या? जनरल संतोष है आप सभी को, है ना? तो कुछ है तो भी बताना निकालस क्या कि देखिए यही नेपियर गौ कृपा अमृतम देने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ની વાત થઈ છે ભગત સિંહ ભાઈ, ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ની વાત થઈ છે નથી થઈ? બોરોસિલ જે આયે थे वो आपको भी क्या थी છે साहू जी? तो अभी निकलने का समय है क्या? ठीक है, तो क्षमा कीजिए, हमको पता नहीं था, कोई बात। એમને જે કંઈ જોઈએ સંતોષ રીતે જોઈ લેજો જે થઈ શકે। जी, साहू जी का मैं परिचय करवा देता हूँ। साहू जी बोरोसिल कंपनी, जो ग्लास की कंपनी आपने सुना होगा बोरोसिल, उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे, वहाँ से आए हैं। उनके ऑनर खेमुका जी है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जर्मनी की कंपनियों को भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो भारत इस लेवल तक पहुंचा है और वो अपने फैक्ट्री में और स्थान पे गौ माता और गाय आधारित कृषि करना चाह रहे। तो पहली बार आके गए थे, आज उसकी घास और दूसरी चीज़ों के लिए आए थे। तो धन्यवाद साहू जी, हम रहेंगे संपर्क में और कुछ भी है तो अपन बात करेंगे। हाँ, धन्यवाद। जैसे ये सरल 5 चरणों में कृषि करना, तो कैसे करना, ये बॉटल, जैसे ये आपने घास देखा, उस घास की न्यूट्रिशन वैल्यू का एक मैं बात बता देता हूँ कि वो, कोई बात नहीं, आराम से, कोई प्रकार का संकोच मत करना। किसी को भी घुटने का अगर दर्द है या थोड़ा सा भी अनइजीनेस लग रहा है तो कुर्सी उपयोग करने में संकोच मत करना। आप जिस लिए आए हैं शांति से समझना, तो वो समझना जरूरी है। तो संकोच नहीं करना, घर ही समझना, ठीक है? तो वो घास के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की मैं बात करूँ तो प्रोटीन आता था 6 से 9%, ड्राई मैटर का मैं बात कर रहा हूँ। वो चला गया है 14 से 15%। एनडीटीपी के काप सेंटर में, मतलब भारत की सबसे अच्छी लैब में हमने टेस्ट करवाया है। दूसरा, इस घास के अंदर शुगर कंटेंट 2.5% आते थे, तो वो चला गया है 5.5%। तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट चला गया शुगर कंटेंट उसके अंदर। तो इस प्रकार की, और जूसी हो गया, तो गाय बड़े भाव से खा रही है, उसके अंदर उतनी मात्रा में फाइबर है कि जुगाली कर लेती, तो सूखा देने की जरूरत नहीं है। तो सूखा 10 रुपए किलो आता है, ये 50 पैसे किलो पड़ेगा। तो 9 एकड़ में से हर रोज 6 टन चारा हम लोग काट रहे हैं और दबा के गौ माता खा रही है।
अगर वो चारे की भी कीमत गिनो, मार्केट में 3.5 रुपया यहाँ बिकता है, उसका 3 रुपया भी गिने तो भी कम से कम 6 लाख रुपया प्रति एकड़ हमको मिल रहा है चारे से। अब बताइए चारा होगा कि भी कर सकते कि नहीं। बात तो ये है कि कैसे भी करके हमें प्राप्त करना, 2 रुपये बेचा तो भी आपका 4 लाख रुपया आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है उसको सही मात्रा में गोबर और बैक्टीरिया देना। तो वही घास का कम खर्चे के अंदर निभाना हो गया, अच्छी मात्रा में उसको गोबर गौ गया तो और प्रोडक्शन बढ़ा, और दिया तो और बढ़ा। हमें एक ही करना है कि हमें उसके 3 प्रोटोकॉल में आज सिखाऊंगा, जो गौ अमृतम से केमिकल जितना डबल और ट्रिपल तक कैसे जा सकते हैं। तो इसके अंदर पहला चरण है कि गौ अमृतम है क्या। तो वो पंचगव्य गोबर गौमूत्र दूध दही की 5 गव्यों में से और 21 औषधियों में से आइसोलेट करके मित्र जीवाणु को अलग किया, गौ अमृतम हो गया। 300 गायों को हमने गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस कराया था, यहाँ पे सभी के मूत्र अलग निकले थे। एक ही माँ बेटी 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 चारों की गौमूत्र अलग, एक ही भोजन है। तो वहाँ पे वेदों की गति का याद आता है, वहाँ पे वर्णन है श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, सुवर्ण कपिला, उसके 11 प्रकार, गौ रचना, उसका ये गुण, उसका ये गुण, इतने सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो उसमें से जो दिव्य गौ माता हमें मिली थी, उसमें से गौ कृपा अमृतम निकला हुआ है। इसीलिए हमारा या हमारी संस्था का नाम नहीं रखा है गौ कृपा, गौ माता की कृपा है। गौ कृपा कृषि पद्धति गौ माता की कृपा है, इसलिए उसी का है। तो कभी भी हमारा कोई नाम कोई भी संस्था में हमारी कोई भी उसमें है ही नहीं। बंसी गौशाला नाम भी हमारी पहली गौ माता ने जो देहांत हुआ था, शरीर छोड़ा था, उसी के नाम से बंसी गौशाला है। ये गौतीर्थ विद्यापीठ भी इंदुमती ताई करके जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि भाई पुरानी भारतीय परंपरा शिक्षा की क्या थी, पढ़ाई की, उन्होंने नाम दिया है, उनका ही रखा है। तो यहाँ पे किसी का नाम ऐसे ही नहीं लग जाता है, वो स्वैच्छिक और सहज बाहर से होता है। तो पहला चरण है कि ये बॉटल के अंदर 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया जीनस है। पंचगव्य का ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि आप उसका हर रोज पान करेंगे, गोबर गौमूत्र दूध दही की 5 मिला के, तो आपके रोगों का शमन हो जाएगा। पिछले जन्म का कर्म का विक्षय होता है, वहां तक का वर्णन दिया हुआ था। तो अभी हमें परिणाम मिला, हमने सोचा जमीन पे डाले, वहां पर भी मिला। तो किसान को ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि घी डालो खेत में, पोसाएगा ही नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या थी, तो दही क्या है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, जो हमारा पाचन ठीक करता है, उनका भी जीवन अच्छे से पूर्ण होता है। इसी प्रकार गोबर के अंदर के बैक्टीरिया अलग होते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया का समूह को हमने आइसोलेट किया लोकभोग्य बनाने के लिए और ज्यादा अति प्रभावशील कार्य करने के लिए। तो एक टेक्नोलॉजी तैयार करी, तो गौ अमृतम है। सरल 5 चरणों में पहला चरण है कि ये बॉटल यहाँ से आपको जाते समय निःशुल्क मिलेगी, घर पे कैसे बनेगा। तो एक बॉटल है, उसको ऊपर काना रहेगा, छेद रहेगा। तो कभी भी ऊपर से आप खड़ी खड़ी बॉटल एक बार पहुंचाना है, फिर आपके घर पे बनेगा। किसी को देना है तो भी छेद करके देना है, क्योंकि इसके अंदर एरोबिक और अनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन है। तो एरोबिक अनएरोबिक का बहुत सारा चक्कर अभी चल रहा है, तो वो कोई भी खोटा खर्चा करना नहीं। यही बॉटल में आपके ड्रम के अंदर ही एरोबिक और अनएरोबिक दोनों कंडीशन की सब चीज होने वाली है, ठीक है। इसको 200 लीटर पानी में डालना है। ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर केमिकल या ऑयल नहीं होना चाहिए। तो 200 लीटर पानी में गौ अमृतम 1 लीटर बॉटल डाल दी, 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है उसके अंदर, और 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल देना है। बस 1 हफ्ते में वो 1 का 200 बन जाएगा। सिंपल। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया ये, वापिस पानी भर दो अंदर, 10 लीटर रहने देना है। वापिस 2 लीटर छाछ और 2 किलो गुड़ डालेंगे, वापिस 200। समझ लीजिए कि मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के आपको दिया, आपने भी घर पे जाके सेम प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो जामा या मेड़वन हो गया, वो कभी खत्म होगा क्या? नहीं। हजारों साल आपके घर पे बनेगा कि नहीं? तो ये आपके घर पे ही बनेगा। सबसे बड़ा डर रहता है कि खराब होना, तो ये खराब नहीं होता है किसान के। 1 हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, 1 साल के बाद करिए। हमने 3 साल किसान के खेत में उपयोग के बाद भी वापस मंगवा के इसका मेटाजेनोमिक्स किया। मेटाजेनोमिक्स में DNA RNA का टेस्ट होता है। एक जीवाणु शरीर पे जाके क्या करेगा, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, जमीन पे जाके क्या करेगा, पूरा अभ्यास वापस करवाया। 180 देशों में मान्य हो, देसी लैबों में करवाया।
तो सबसे खुशी की बात और आशीर्वाद की बात थी कि 99% इसके अंदर मित्र जीवाणु ही मल्टीप्लिकेशन होते हैं। 1% से ज्यादा कभी शत्रु जीवाणु पैथोजन बढ़ते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये दुनिया की पहली प्रोडक्ट है किसान के घर पे बनते हुए खराब नहीं होती है। तो ये बिल्कुल आपके घर पे बनेगी तो खराब होने का थोड़ा सा भी चिंता रहेगा नहीं। छाछ जब भी डालनी है देशी गौ माता की होनी चाहिए। विदेशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग होंगे, भैंस की छाछ के बैक्टीरिया अलग होंगे। डेयरी में देखो उसका दही खट्टा होगा ही नहीं, है ना, वो अलग कल्चर से वो दही बनता है, तो वो भी उसमें उपयोग नहीं करना। तो हम जितना भी करते हैं या बोलते हैं उसको सटीक तरीके से आप प्रयोग करना, भले पहले छोटा प्रयोग करना। तो छाछ का क्या मात्रा रहना, 2 लीटर, लेकिन उसको बनाना कैसे, जैसे दही जमा के अपन करते हैं तो 1 लीटर दूध जमाया है तो सवेरे उसको भिगोना करते हैं, दूसरा 1 लीटर और फिर 1 लीटर, ऐसा करके 1 लीटर दूध का 3 लीटर छाछ बनेगा। वो मात्रा के हिसाब से उसमें से 2 लीटर उठा के डाल सकते हैं। तो हमेशा के लिए वो भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी परसेंटेज में, और थोड़ा आगे पीछे उसमें हुआ तो कोई चिंता नहीं है। और ये साल में 3 बार कलर बदलेगा, हरा होगा, लाल होगा, काला होगा, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। तो कभी भी खराब हो गया समझ के फेंकना नहीं। फिर से कहता हूँ, ये साल में कलर बदलेगा, हरा, लाल, काला होगा, लेकिन गुण बदलेगा नहीं। तो कभी भी खराब समझ के फेंकना नहीं। कभी भी इसकी गंध भी बदलेगी, सुगंध आएगी, कभी गंध आएगी, कभी बदबू आएगी। खराब समझ के फेंकना नहीं किसान को। ये खराब नहीं होता है, ये वापस उसमें से बन जाएगा। खाली डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, कोई पेड़ का छांव भी चलेगा, ग्रीन नेट का छांव भी चलेगा। तो धूप में डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए, या कोई कुटिया के नीचे भी चलेगा। आपने देखा होगा हमने बाहर वहाँ पे ग्रीन नेट के नीचे ही रखा हुआ है और वो बनता है ऐसा रहता है। इसको 1 मिनट रोज हिलाना है, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद हिलाने का झंझट नहीं है। और अगर हिलाना नहीं है तो छोटा सा एक मछली घर का पंप आता है या कूलर पंप आता है, वो लगा दिया तो वो 7 दिन की जगह पे 4 दिन में तैयार हो जाएगा। तो इतने ड्रम आपको कम लेने पड़ेंगे, तो सरल हो गया। तो इस प्रकार आप और जल्दी भी इसको बना करके परिणाम ज़्यादा उचित ले सकते हैं। तो कभी मजदूर ने हिलाया नहीं हिलाया, कोई झंझट ही नहीं है किसानों को, है ना। तो ये पहला चरण यहाँ पे पूर्ण होता है। हाँ, आपको बारिश की खेती है, अभी उपयोग नहीं करना है, तो हर 1.5 महीने में 1 किलो गुड़ 1 लीटर छाछ अंदर डाल दीजिए। तो जो बैक्टीरिया है उसको अंदर भोजन मिल गया, अपनी कॉलोनी बना दे रहेंगे, ठीक है। जैसे ही बॉटल आप 1 लीटर में डाल के ये पहला स्टेप पूरा करते हैं, 5 मिनट के अंदर 1 ml ये पानी के अंदर गौ कृपा अमृतम के बैक्टीरिया हो जाते हैं 30 से 40 लाख, ठीक है। 1 हफ्ते में चले जाते हैं वो 3.5 करोड़, 1 महीने में चले जाएंगे 7.5 करोड़ 1 ml पानी में। और इसमें मित्र जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये सिम्टम आपके घर में। तो पहला चरण यहाँ पूर्ण होगा। पहला चरण सबको समझ में है कि क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। अगर कुछ भी चीज आपको मन में प्रश्न जो भी उद्भव होते हैं तो हो सके तो बीच में नोट करते जाना। शायद मेरा बोलना रुकना नहीं और भूल जाए तो आप नोट करके जरूर रखना। तो हम एक प्रश्नोत्तरी का सत्र भी जरूर रखेंगे। तो क्या है कि आपको जो भी प्रश्न मन में आए तो आप नोट करके रखना, ताकि आखिर में स्पेशल वो प्रश्नोत्तरी का ही सत्र रहेगा। कोई भी मन में कोई शंका लेकर के जाना ही नहीं है, ठीक है। ये दूसरा चरण है कि कम से कम 2 गाय 1 एकड़ है हमारा, 1 से 2 गाय। समझ लीजिए कि आपने मूंगफली उगाई, तुवेर उगाई, चना उगाया, कुछ भी उगाया, दाना पार बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। 1 एकड़ में कम से कम 2 गाय खाए उतना पत्ता निकलेगा कि नहीं, मूंगफली से लेकर कुछ भी उगाया। तो यही हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है कि गोबर और गौमूत्र कम से कम 2 गाय मिलकर 10 टन गोबर देगी, 10,000 लीटर गौमूत्र देगी। उसको 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है। जैसे आपको वहाँ पे कंपोस्ट खाद दिखाया होगा, उसके ऊपर 100 से 200 लीटर बैक्टीरिया छिड़क देना है और पानी उसके ऊपर छिड़क के नमी बना के रखना है। 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। और मित्रों, ये ठंडी प्रोसेस में होगा। जो बड़ा ढेर गोबर में होगा, आप हाथ डालेंगे तो बहुत गर्मी पकड़ता है ना गाँव में, तो जैसे ही दूध को गर्म करेंगे विटामिन B12 0 हो जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड उड़ जाते हैं। लेकिन देशी गाय के गोबर में ही 1200 कंपाउंड है, जो विश्व में किसी के भी गोबर में नहीं है, किसी के भी मल में नहीं है।
देशी गाय के मूत्र में ही 5100 कंपाउंड है, जो विश्व में किसी के भी मूत्र में नहीं है किसान मूत्र। तो ये दुनिया का श्रेष्ठ खाद जब ठंडी प्रोसेस में होगा तो गुणवत्ता वाला होगा, वो हीट जनरेट करेगा तो काफी कंपाउंड वॉश हो जाएंगे। इसके अंदर निंदाई के बीज भी जो रहेंगे उसको भी खा करके ये बैक्टीरिया कंपोस्ट बना देगा। तो ये सबसे श्रेष्ठ खाद आपके घर पे ही बनेगा। ग्रीन नेट के नीचे बनेगा या पेड़ के नीचे बनेगा, छांव में होना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कोई गड्ढा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बराबर है। और अगर इसी खाद को और रिच बनाना है तो क्या करना है, तो पानी मिलाओ ही मत, बैक्टीरिया से कंपोस्ट करो। 1 टन खाद है अगर बन रहा है, उसके ऊपर 1000 से 2000 लीटर 2 फुट अमृतम छिड़कते जाइए बारी बारी कुछ दिन पे, तो 60 की जगह पे 40 दिन में तैयार तो हो जाएगा, साथ में अच्छी गुणवत्ता का होगा। जो वर्मी कंपोस्ट में मैंगनीज और जिंक वगैरह होता है उससे 10-10 गुना वो बढ़ जाता है। और परभणी कृषि यूनिवर्सिटी में उसके हमने एनालिसिस करवाए, एक्सीलेंट परिणाम हमको मिले हैं। तो यही खाद को और रिच करने के लिए 2 ग्रुप अमृतम और डालिए और परिणाम, और डालिए और परिणाम, और डालिए और परिणाम। इस प्रकार ये खाद को रिच आप भी बना सकते हैं। तो देशी गाय का ही गोबर क्यों, वो मैंने आपको कारण बताया। उसके कारण में और एक चीज है कि आपको सब जगह पे ऑर्गेनिक खेती में कार्बन की बात आएगी ना, सब जगह कार्बन ही बात करेंगे, लेकिन कौन सा कार्बन वो कोई नहीं पता था। आज वनस्पति के कचरे में से भी कार्बन होता है, भैंस के गोबर में से भी कार्बन होता है, जर्सी गाय के गोबर में से भी कार्बन होता है, लेकिन उसके अंदर 50 कंपाउंड है, एक के पास 100 कंपाउंड है, एक के पास 200 है, लेकिन ये 5100 और 1200 कंपाउंड वाला तो विश्व में देशी गाय के गोबर है। तो उसका जो कार्बन बना वो इतना रिच कंपाउंड वाला कार्बन है, ऐसा दुनिया में कोई कार्बन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए देशी गाय का ही गोबर लेना है। देशी गाय के मूत्रों में ही कुछ प्रकार के जमीन के पैथोजन धीरे धीरे सप्रेस फॉर्म में चले जाते हैं। तो जितना देशी गाय का गोबर बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका खेत रिच होता जाएगा, ठीक है। लेकिन गोबर डालना जरूरी है। जैसे आप बैक्टीरिया डालेंगे ना खेत में, जादू के जैसे परिणाम होगा। 5 दिन में आपको पौधा का कलर बदलना शुरू हो जाएगा, 5 दिन में व्हाइट रूट्स दिखना शुरू हो जाएगा, 5-7 दिन में ही आपको अलग लेवल के परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन गोबर नहीं डाला ना तो लंबा नहीं चलेगा। शाश्वत खेती की हम बातें कर रहे हैं। शाश्वत मतलब आज परिणाम है, कल और अच्छा होना चाहिए, अगली पीढ़ी को भी जमीन वैसे ही मिलनी चाहिए, कभी भी आप डाउन नहीं करना चाहिए। तो जब हर साल गोबर डालेंगे तो ही आपकी जमीन मेंटेन होगी। हमने देख लिया गोबर को, गाय को घर से निकाल के हमारे किसान और जमीन की हालत क्या हुई है कुछ सालों में। तो मेरी विनती है, अभी भी कोई शॉर्टकट मत अपनाना। हाँ, एक चीज भगवान ने शॉर्टकट दिया कि तुरंत परिणाम देने वाली चीज है, लेकिन गोबर नहीं डाल के अपन कुछ चीजों से प्राप्त कर लेंगे वो हमेशा आगे का कठिनाई है, बड़ा ऐसा ही समझ के चलना। तो इस पद्धति में आपको गोबर डालना है और डालना ही है। अच्छा, इसके अंदर और 10-20% परिणाम ज्यादा लेना है तो क्या कर सकते हैं? तो गोबर गैस का अगर प्लांट है आपके पास, उसकी स्लरी पहले और बाद में गौ का अमृतम के साथ बहाइए 10-15% और उसके अंदर परिणाम ज्यादा मिलते उत्पादन। गोबर गैस की स्लरी के साथ में अगर आपका 2 गाय नहीं संभव है तो प्रति एकड़ 1 गाय में से भी ताजा स्लरी जब पानी के साथ बहाते जाएंगे तो भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके अंदर मात्रा क्या रखनी है? चलो गोबर गैस आपके पास नहीं है, लेकिन गोबर गैस जैसा ही परिणाम प्राप्त करना है तो क्या मात्रा किया जाए? फिर गड्ढा करिए, उसके अंदर प्लास्टिक बिछा दीजिए कोई छांव में, ताजा जितना गोबर गौमूत्र निकला उसके साथ पानी और बैक्टीरिया मिला के 20 दिन ढक दीजिए। 20 दिन के साथ पानी के साथ बहा दिए, 20 दिन के बाद सिंपल हो गया। अगर गड्ढा करना नहीं है तो एक टैंक भी कर सकते हैं आप। टैंक में ताजा गोबर, जैसे समझ लीजिए कि 1000 लीटर स्लरी बनानी है तो 250 किलो गोबर, 250 से 300 लीटर गौ अमृतम, 100 से 200 लीटर गौमूत्र और बाकी का पानी मिला के उसको ढक दीजिए। 20 दिन में कंपोस्ट हो जाएगा स्लरी फॉर्म में। फिर बहाइए। कभी भी खेत में कच्चा गोबर या कच्ची स्लरी नहीं डालना, ठीक है। 1-2 घास के क्रॉप है और दूसरे इसमें हानि इतना नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर क्रॉप में वहां पे जाके सड़ेगा तो फायदे की जगह किसान मित्रों आपको नुकसान हो सकता है। तो स्लरी फॉर्म या पाउडर फॉर्म में, कंपोस्ट फॉर्म में, लेकिन कंपोस्ट होके ही जाना चाहिए। ये दूसरा चरण यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन ये गोबर डालना कैसे?
कभी भी धूप में मत डालना। बहुत बड़ी मात्रा में किसान लोग धूप में डाल देते खाद। तो धूप में डालेंगे तो उसका कार्बन लॉस होगा, उसका गुणवत्ता उड़ेगा, कार्बन उड़ेगा, बड़ी मात्रा में लॉस हो जाएगा। तो बिजाई से 10 दिन पहले ही खाद डालना। वावणीना 10 दिवस पहला खातर नाखू, या बारिश के 10 दिन पहले ही डालिए और पूरे खेत में मत बिखेरिए। अगर गन्ना लगा रहे हैं, आप केला लगा रहे हैं, तो उसी लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत बिखेरिए। हाँ, गेहूं है, धान उगा रहे हैं तो पूरे खेत में करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर डिस्टेंस वाला क्रॉप है, अंतर वाला क्रॉप है, तो उसमें जिसी लाइन में आप लगा रहे हैं उसी लाइन में खाद डालना किसान मित्रों। तो जहाँ चाहिए उसी को मिलेगा, निंदाई को नहीं मिलेगा। तो जिस चीज को चाहिए उसी को ये अच्छे से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा चरण पूर्ण होता है। दूसरा चरण लगभग सबको क्लियर है क्या? ठीक। ये तीसरा चरण है कि यही गौ कृपा अमृतम पानी के साथ बहाना है, हर पानी के साथ। कितना, कैसे? जैसे आपके वहां पे ड्रिप लगी हुई है तो वेंचुरी लगा दीजिए, इस गौ कृपा अमृतम को डालने चालने का झंझट ही नहीं है, पानी के साथ चला जाएगा। उल्टा ड्रिप के अंदर जो क्षार जमता है, क्षार जमने नहीं देगा, ड्रिप को साफ सफा रखेगा। ये स्प्रिंकलर में चला जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्लड इरिगेशन पानी के साथ, इसको चकली खोल दीजिए तो भी चल जाएगा। हमारा आपने सिस्टम देखा होगा, पानी के बोर के साथ ही उसका वाल लगा दिया है, तो जब भी पानी जाता है तो अपने आप वो उसकी मात्रा हमने तय की, वो मात्रा पे चला ही जाता है। तो बहुत सरल है उपयोग करना। लोग बोल क्या है, कितना डालना है? तो हर महीने, प्रति महीने 1 एकड़ पे कम से कम 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम जाना चाहिए। फिर से कहता हूँ, 1 एकड़ में हर महीने 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम जाना चाहिए। 3 पानी दे रहे हो आप 1 महीने के अंतर में, 3 पानी के अंदर 700 700 700 करके बहा दीजिए। 5 पानी दे रहे हो तो 400 400 400 करके बहा दीजिए। ड्रिप है तो उसका भागा करके उतना बहाइए, बट हर पानी में जाना जरूरी है। वो क्या गुण खिलाएगा मैं आगे बताने का प्रयत्न करता हूँ। ये है तीसरा चरण कि भाई हर पानी में जाना चाहिए, बस। वो क्या आगे काम करेगा? यही यूरिया DAP पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है, ये कैसे काम करेगा मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे तीसरा चरण पूर्ण होता है। ये चौथा चरण, बस ऑलमोस्ट आखिरी 99% इसी में सारा पूर्ण हो जाता है कि कोई वनस्पति पे रोग आए ही नहीं। जैसे मनुष्य के अंदर आयुर्वेद में क्या बोला कि आप बीमारी ना पड़े, वो श्रेष्ठ चीज है। बीमार पड़ने के बाद भी विदाउट साइड इफेक्ट आप ठीक हो जाए, आयुर्वेद यही कहता है ना। यही चीज हम वनस्पति में कहते हैं कि रोग आए ही नहीं, आया है तो सरलता से कैसे उसको ठीक करें। तो जैसे ये 15 लीटर का पंप है दवाई छिड़कने का, कोई केमिकल वाला आपका, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके अंदर 3 लीटर गौ कृपा अमृतम डालना है, 3 लीटर देशी गाय की ताजी छाछ डालनी है बनाने में, और इसमें भी ताजी, 2-4 दिन पुरानी चलेगी, उससे पुरानी नहीं। फिर से कहता हूँ, 3 लीटर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया, 3 लीटर छाछ और 9 लीटर पानी। बस हर हफ्ते कोई भी क्रॉप हो, कोई भी फसल हो, इस प्रकार छिड़क दीजिए। इसके अंदर 10 से 13 जीनस ऐसे बैक्टीरिया जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक फंगस सब दूर भागते हैं, रोग जल्दी लगेगा ही नहीं किसान को। तो कितना सरल है। यही दुनिया का सबसे बड़ा खर्चा है किसानों का, पेस्टिसाइड। उसके द्वारा ही किसान जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जब वो छिड़कते हैं तो शहर वालों को बाद में हानि करेगा, पहले खुद के नाक के ब्रेन बैरियर को पास होकर के पहले कैंसर का असर किसानों को आता है, किसान को। तो ये, और सिर्फ कैंसर का और दूसरे कई रोग। तो मेरी एक ही विनती है कि देश का 7 लाख करोड़ का खर्चा है हर साल पेस्टिसाइड का, 7 लाख करोड़ से ज्यादा पूरे देश के सभी किसानों की जेब में से इतने पैसे जाते हैं, वो सारा इसमें से जीरो का। जो 30-30 हजार रुपये लीटर दवाई से काम नहीं होता है, ये 30 से 50 पैसे लीटर आपके घर पे बनेगा किसान। तो ये आप करके देखना, तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ आपको जमीन पे मिट्टी में दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के अंदर जैसे हर हफ्ते कौन से भी स्टेज का हो किसान मित्र, 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का है, महीने का है, 6 महीने का है, कौन सा भी हो, कोई चिंता का विषय नहीं। हर हफ्ते छिड़क दो, बस खत्म। हाँ, इसके अंदर और ज्यादा अच्छा परिणाम लेना है तो हर हफ्ते छिड़क रहे ना, 1 हफ्ता ऐसे ही, और दूसरे हफ्ते में इसके अंदर 200 ग्राम दूध मिला दीजिए, ताजा दूध।
तो ताज़ा दूध जब छिड़कते हैं तभी मिलाना, उससे पहले मिलाया तो दूध फटेगा और पंप चॉक्ट होगा। तो पंप की नोजल थोड़ी बड़ी रख के छिड़कने के समय 15 दिन में एक बार जब भी आप बैक्टीरिया डालते हैं तब इसमें 200 ग्राम ताज़ा देशी गौ माता का दूध मिला के करिए। गजब के फ्लावरिंग प्रोटीन बढ़ेंगे, गजब का परिणाम आपको ज़्यादा मिलना अच्छे से चालू हो जाएगा। इसी के अंदर और कोई जटिल रोग आ गए, चलो बिडलिंग आ गया, फंगस है, बैक्टीरिया है, वाइट फ्लाइज है, बहुत सारी चीज़ जो हानिकारक चीज़ सामने आ रही है, तो क्या करना? तो जैसे ये गौ कृपा अमृतम का ये है, वैसे ही एक 10 लीटर का एक बाल्टी लेकर के उसके अंदर 1 चम्मच हींग और 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 2-4 घंटा रहने दीजिए। तो क्या करना है, 3 लीटर गौ कृपा अमृतम, 3 लीटर ये छाछ और 9 लीटर वो हल्दी और हींग वाला पानी, ये मिला के स्प्रे कर दीजिए और नीचे भी बहाइए। तो टर्माइट उदय वगैरह होगा तो भी समाधान हो जाएगा, उसके ऊपर के फंगस में भी समाधान हो जाएगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर पोटाश जिसको ज़्यादा चाहिए कि भाई चलो फल फ्रूट की अति वृद्धि करना है, उसके अंदर पोटाश भी चाहिए, तो आंकड़ा जो आता है, रुई आंकड़ा बोलते हैं अपन, आंकड़े को क्या करना है, 1 ड्रम अलग से गौ कृपा अमृतम का बना के रखिए, उसमें 20 किलो आंकड़े को उसको प्रणाम करके अंदर तोड़ के रख दीजिए। 4-5 दिन में वो लिक्विड हो जाएगा, गल जाएगा। वो पानी के साथ गौ कृपा और छाछ के साथ बहा दीजिए और ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए, पोटाश मिल गया। उदय भी दूर चली जाएगी उससे, उदय को आंकड़े की गंध पसंद नहीं है, उदय को हींग की गंध पसंद नहीं है, समाधान भी हो गया, काम हो गया कि नहीं सरल। इसी प्रकार और कोई गंभीर चीज है, आंकड़े वाला आपको 200 लीटर कोई ड्रम अलग से गौ कृपा का बना दीजिए, उसके अंदर 20 किलो आंकड़ा का डाली के साथ पत्ते काट के डाल दीजिए। 4 से 5 दिन में उसके गुण उसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया के साथ। हाँ, गौ कृपा में ही डालना है, उसका अलग ड्रम लेकर के फिर वो पानी के साथ बहाइए नीचे देने के लिए। वो ये ड्रम के साथ ऊपर का अगर स्प्रे किया गौ कृपा और छाछ के साथ और पानी के साथ, तो ऊपर भी वो लाभ देगा और नीचे मेन बहाना है, नीचे उसको पोटाश अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा और उदय से लेकर के सारा चीज का समाधान भी हो जाएगा। बहुत सरल ये सारी चीजें। और अगर कोई अति गंभीर रोग आ गए तो 200 ग्राम भस्म लेना किसान मित्रों, एक पानी की 15 लीटर की बाल्टी में। लेकिन वो भस्म पहले 10 ग्राम तेल में, एरंडे या सरसों के तेल में मसल के पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और इसको हिला दीजिए। और 3 लीटर गौ कृपा, 3 लीटर छाछ, बाकी वो भस्म वाला पानी कपड़ा छान करके, नोजल बड़ी रखनी होगी नहीं तो चॉक्ट हो जाएगा। नोजल बड़ी मिलती है, उसको स्पेशल तैयार करवाइए, उसका स्प्रे कर दीजिए, तो पत्तों के ऊपर राख चिपक जाएगी, तो कोई भी जीवाणु राख को बचा नहीं पाएगा, अंडे भी नहीं पकड़ेंगे, तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारे समाधान हींग वाले, सौंठ वाले, वो सारी चीज़ें हैं, वो पुस्तक में हमने डाला हुआ है, तो पुस्तक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक गांव में एक पुस्तक हम निःशुल्क देंगे, तो एक गांव में आप लेकर के भी यहाँ से जा सकते हैं। मैं भगत सिंह भाई को बोलूँगा जाते समय वो उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पे नीलगाय और सुअर और बंदरों का कैसा त्रास है आपके वहाँ? बहुत है, ठीक है। उसका एक अच्छा समाधान बताने का प्रयत्न करता हूँ। क्या करना है कि एक गौ कृपा अमृतम का एक टैंक अलग से बना दीजिए। नीलगाय का अगर त्रास है तो रोज बोलते हैं उसको हम लोग गुजराती में, तो क्या करना है कि उसका एक खासियत है, वो जहाँ गोबर करती है ना, हर रोज वहां पे आके ही करेगी, है ना। उसको एक बार ढूंढ लो, हर रोज वहीं से मिल जाएगा। तो जब भी हफ्ते में एक बार छिड़कना है तो अगले दिन जाकर के वो गोबर उठा के एक ड्रम में अलग से मिला दीजिए। और दूसरे दिन जब भी स्प्रे करना है तो बाउंड्री का जो भी आपका फसल है और बाउंड्री के पूरी बाउंड्री पे वो गौ कृपा अमृतम नीलगाय के गोबर वाला छिड़क दीजिए। बंदर का त्रास है तो उसकी विष्ठा ढूंढ के मिला के कर दीजिए। सुअर का त्रास है तो उसकी विष्ठा ढूंढ के स्प्रे कर दीजिए। किसी भी प्राणी को खुद की विष्ठा की गंध पसंद नहीं है तो मारना भी नहीं पड़ेगा, आपकी नींद भी अच्छे से होगी और फसल भी अच्छी होगी। बहुत सरलता से हो जाता है। कंपाउंड में और कंपाउंड के नजदीक जो क्रॉप है पहले उसको, तो क्या क्रॉप पे मुंह मारेगा, अरे उधर भी बास आ रही है, कंपाउंड से गुजरेगा तो उधर भी बास आ रही है, तो फिर वो दूर रहेंगे, दूसरे खेतों में जाएंगे। हर हफ्ते अपने को जैसे ही छिड़कता है तो उसी के साथ में अपन बाउंड्री पे वो वाला पंप तैयार करके छिड़क दीजिए। सिंपल, ठीक है ना। इसी प्रकार और कोई गंभीर चीज आ गई, सबसे डेंजर कोई स्थिति,
हाँ, एक दिन रखिए, 2-4 घंटा रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ही रखना। उससे ज्यादा रखेंगे ना तो बैक्टीरिया उसको कंपोस्ट कर देगा, गंध नहीं आएगी। 2-4 घंटा रखा या एक दिन रखा कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और कोई गंभीर स्थिति आ गई तो क्या करना है, तो 40 दिन पुरानी छाछ करनी है आपको। उसके अंदर कॉपर के टुकड़े, तांबे के टुकड़े डाल दीजिए, तो तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। तो 40 दिन से लेकर 2 साल पुरानी तक चलेगी। 200 ml वो लीजिए, 200 ml गौकृपामृतम और उतना ही ताज़ा मूत्र और बाकी का पानी पंप लेकर के स्प्रे करिए। फंगस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी पौधे में नए पत्ते आएंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये उपयोग किया तो फायदे की जगह नुकसान होगा। अति गंभीर स्थिति हो, इमरजेंसी हो, आपातकालीन हो, तभी उपयोग करना, ठीक है। बहुत गंध आएगी इस छाछ की। कोई खेत पे, कोई पेड़ के किनारे ही आप रख दो छांव में, और उसको भी बाउंड्री पे लगाया ना तो भी सुअर और नीलगाय उसकी गंध से वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। बहुत गंद आता है इसका। तो 2 साल तक पुरानी भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सरल सरल तरीके हैं, लेकिन आपको आयोजन इसका खाली करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि ये यूरिया बंद कैसे होता है। जैसे हमने बोला कि 1 हफ्ते में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब बंद हो जाएगा। तो क्यों होगा, कैसे होगा, उसके वैज्ञानिक तथ्य आपको जानना जरूरी है। तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है। हवा में 78% नाइट्रोजन है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उसको दाने के स्वरूप में बनाती। उन दानों में 46-46% नाइट्रोजन होता है, बाकी के हानिकारक क्षार कंपाउंड्स होते हैं। ये जो आप कल्चर बना रहे हो गौकृपामृतम आपके घर पे, उसके अंदर ये 24 बैक्टीरिया वो है जो खेत में आपने गोबर डाला उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देगा। जो गोबर डाला, फिर से कहता हूँ, 24 अंदर जीवाणु ऐसे जो आपके ड्रम में बन रहे, जो आपने खेत में गोबर मैंने डालने के लिए बोला है, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देगा। और उतनी स्पीड में देगा जितनी स्पीड में आपने यूरिया डाला। और कितना चमक बदलता है तुरंत, उतनी ही स्पीड में करेगा। भले 30 साल से आपने यूरिया डाला, ये 7 दिन में उसको रिप्लेस कर देगा। ये सारे बैक्टीरिया देखिए मार्केट में एज़ोक्टोबैक्टर और राइजोबियम मिलते हैं, इसके सिवा इसमें टोटल 22 और है। ये सारे कोई कोई ऐसे कि जो नाइट्रोजन के साथ तो फॉस्फोरस का भी काम करते हैं। सारे कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया ये गौकृपामृतम में है। अच्छा, यूरिया ज्यादा पड़ गया खेत में तो क्या होगा, जल जाएगा। और क्या होगा, बीमारी ज्यादा आएगी, तुरंत इंसेक्ट का अटैक होता है। और क्या होगा, है जमीन कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, एकदम सही है। और क्या होगा, पानी ज्यादा लगेगा, गर्म पकड़। और एक चीज होगी कि वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगा कभी कभी, लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेगी, है ना। आम बढ़ी जाए, फल वगैरह नहीं लगेंगे जल्दी, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेगा। ये कितना भी ज्यादा गया कोई इश्यू नहीं है, सर्वांगी विकास होता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पास अगर 30 एकड़ भूमि है, 10 एकड़ भूमि है, तो आधा या पाव एकड़ में ही प्रयोग करना। मैं जो बोल रहा हूँ जमीन पे दिखे तो ही आगे बढ़ना, आंख बंद करके किसी का भी अंधा अनुकरण नहीं, न मेरा न किसी और का। आप खेत में अनुभव करिए फिर आगे बढ़िए। तो ये नाइट्रोजन का आपका आपूर्ति गौकृपा ही करेगा। तो पूरा हवा में से फैक्ट्री में गया ना, फिर इतना पैसा खर्च हुआ ना, ट्रक में आया ना, वो आया ना, सारा झंझट ही खत्म। आपके घर पे ही ड्रम में ये सारा यूरिया की आपूर्ति कर देगा। ये फॉस्फोरस देने वाले बैक्टीरिया है। फॉस्फोरस मतलब डीएपी हो गया, तो डीएपी भी अलग से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये डीएपी की उपलब्धि यही बैक्टीरिया आपके उसमें करेंगे। इसमें डीएपी मतलब फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों को उपलब्ध करने वाले भी कॉम्बिनेशन है। तो ये भी देश का बहुत बड़ा खर्चा है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये बैक्टीरिया पोटाश की उपलब्धि करेगा, तो पोटाश भी फल फ्रूट की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर एक स्पिगोमोनास नाम का बैक्टीरिया है, उसका क्या रोल है पता है कि आपने 3-4 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ढीले हो जाएंगे कि नहीं। उसी प्रकार पौधे को भी बहुत ज़्यादा पानी मिल गया या बहुत कम पानी मिला, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, वो भी स्ट्रेस में आते हैं, वो भी तनाव में आते हैं ना।
ये पौधे के तनाव को भी कम करता है और पोटाश भी देता है। कैसा कैसा साइंस विज्ञान निकल रहा है गौ माता की गोबर में से। इस प्रकार ये सारी चीज़ों का हम लोग बहुत अभ्यास करके ही इसका प्रचार कर रहे हैं। ये सल्फर की उपलब्धि करने वाले 7 बैक्टीरिया है इसके अंदर है, तो सल्फर भी बहुत ज़रूरी है हमारी वनस्पति के लिए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग खरीदते हैं किसान मित्रों, सल्फर अलग खरीदा, यूरिया अलग खरीदा, वो अलग खरीदा, ये सारा इसके अंदर ही आपके खेत में ही बनना है, खेत में ही कार्य करना है। इसीलिए इसके द्वारा, इसलिए बहुत कम समय में इतने ज़्यादा मात्रा में किसानों ने इसको अपनाया है। ये जो मैं बोल रहा था कि अपने शरीर में से एंजाइम छोड़ने वाले, वो बैक्टीरिया का पूरा लिस्ट है। ये हमारी पुस्तक में सारा लिस्ट खुले मन से दिया हुआ है, पूरा देखिए एक एक बैक्टीरिया का। ये जैसे सुडोमोनास है, उसका काम क्या है? पौधे की वृद्धि, मिट्टी जनित रोगों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना, पोषक तत्व देना, ये सारी चीज करता है। सुडोमोनास मार्केट में मिलता है, लेकिन इसके अंदर ये 6 और टोटल ये मिलके 13 बैक्टीरिया वो है जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ देगी सारा कीटक, और उससे कंट्रोल अपने आप होने लगता है धीरे धीरे करके। इसके अंदर सुडा अल्टोमोनास करके भी है, लैक्टोलैरिसिया भी है, इस प्रकार बहुत कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। तो ये सारा चीज आपके घर पे ही बनना है। इसी प्रकार ये कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया, जैसे खाद आपका कंपोस्ट हो रहा है, आप वर्मी कंपोस्ट बनाने जाएंगे तो 1 टन खाद बनाने के पीछे 1500-2000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, है ना। उसको लेबरियस जॉब है, कुत्ते बिल्ली आके खाएंगे, पक्षी आकर के करना है, उसको बचाना, खाद मारना। ये उससे अच्छा 30 से 50 रुपये में हो जाता है, और 2000 लीटर गौ का पिलाया तो 500 रुपये में हो गया श्रेष्ठ। तो बहुत अच्छे से गुणवत्तायुक्त खाद बनाने के पीछे ये सारे बैक्टीरिया का रोल इसके अंदर। इसके अंदर ये 7 और टोटल मिलके 14 बैक्टीरिया वो है जो कंपोस्टिंग का काम करते हैं। ये उसके पीछे का विज्ञान है किसान। इसी प्रकार ये पौधे की वृद्धि बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग का काम करते हैं। तो ये भी गौ कृपा अमृतम के अंदर ही सारी चीज मोमेंटम में है। तो ये सारी चीज हम बाहर से ले रहे हैं और उधर ही बन रही है। ये खनिज क्षार को उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया, गोबर गौमूत्र के अंदर खनिज क्षार है, उसको भी अवेलेबल करना है, उसको पाच्य बनाना है पौधे के लिए, तो ये कर रहा है। अभी तक हमने जो केमिकल डाला खेत में किसान मित्रों, उसके अंदर जो हैवी मेटल्स गए हैं उसको भी विघटन करने वाले 3 बैक्टीरिया। तो एक बाजू में अच्छा ही करता है, एक बाजू में हमारे से जो अनजाने में गलती हो गई है उसको सुधार के जल्दी जमीन को ठीक करने वाले कॉम्बिनेशन भी इसी गौ कृपा अमृतम के माध्यम से सरलता से हो जाता है। ये हाइड्रो सुगंधित यौगिक को अपघटन करने वाले बैक्टीरिया भी इसी के अंदर है। ये जमीन को बदलने वाला है। जमीन आपने महसूस करी, हाथ में आ रही थी सबको, है ना। व्हाइट रोड्स इसमें बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगे, तो सफेद तंतुमूल हर जगह पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मिट्टी बदलने वाले हैं। इसके अंदर जियोबैक्टीरिया जीनस भी, उसका क्या रोल है पता है? आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में खेड़ किसान की पूरे भारत में 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। केचुआ हमें दिखता है, अलस या गांडोल, बट ये दिखता नहीं, बट इसका रोल उससे भी बड़ा था। हमने 1 नए ग्राम के कीटक को मारने के लिए दवाई मारी, काम के अब जो मर गए, अनजाने में हमने हमारे मित्र जीवों को ही मार दिया है। तो आज वो कॉलोनी 20% भी नहीं बची। ये नीचे जाके अपनी कॉलोनी बनाएंगे। आपने खेत में जो गोबर डाला है उसका रसोई घर का काम करके अच्छे से खिलाएंगे पौधे को। फिर से कहता हूँ, नीचे कॉलोनी बना के जो गोबर डाला है गौमूत्र के साथ वो कंपोस्ट करके उसको रसोई घर का काम करके खिलाएंगे। तो ये हवा में तो हम बात नहीं कर सकते कि ये खिला रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा क्लिप। देखिए, हमने एक क्वांटिटी का ही गोबर सब में डाला हुआ है, सभी प्लॉट में एक सा ही बीज डाला हुआ है। लेकिन इसमें गौ कृपा अमृतम ऊपर नीचे दिया है, इसमें बिल्कुल नहीं दिया है। गोबर डाला है लेकिन बिल्कुल नहीं दिया है, इसमें खाली हमने इसका स्प्रे किया हुआ है। तो फर्क दिखता है आपको सबको इसमें, है ना। उसी प्रकार आपके खेत के छोटे वैज्ञानिक आपको बन जाना है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा प्रयोग करके देखिए। आपकी मिट्टी है, आपका ही बीज है, मैं बोल रहा हूँ परिणाम दिख रहा है क्या, फिर आगे बढ़े। लेकिन एक बहुत विनती है, जो भी मैं बोल रहा हूँ सटीक करना, आधा अधूरा नहीं। हमने 1 थैली यूरिया बोला तो कभी कोई आधा डालते, ज्यादा डालते ना। जो हमने बोला है कि इतना गोबर, इतना गौ कृपा अमृतम, नीचे इतना ऊपर, हर हफ्ते स्प्रे एग्जैक्ट करना, आधा अधूरा करेंगे, अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो रहा है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा पूरा करो, लेकिन थोड़ा करो, सटीक तो करो।
तो बस उतना ही मिलती है, आधा अधूरा मत करना, जितना करो। भले आपके घर पे 10 पौधे लगे हो व्यंजन के घर पे खाने के लिए, 10 गुलाब के पौधे लगे, उसमें 5 में ही डालिए, 5 में मत डालिए, आपका पौधा आपसे बात करेगा। तो इस प्रकार आप छोटा प्रयोग करिए और बहुत ही परिणाम मिलने के बाद तुरंत आगे बढ़िए। ये एक दल और द्विदल दोनों की कॉम्बिनेशन आपके वहाँ पे जो भी परंपरागत क्रॉप है उसमें आप जोड़ सकते हैं फसल में। तो उसमें कौन सा बीज लेना, ये नहीं लेना, हम उसके अंदर इंटरफियर नहीं करना चाहेंगे, आपके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन एक दल और द्विदल दोनों के एक दूसरे के पूरक व्यवस्था भी हो जाती है, जमीन भी अच्छी रहती है और आपकी फसल भी अच्छी रहेगी। खेत किनारे सरगवा, ये ड्रमस्टिक उगा के आप गौ माता को खिलाइए, ये बहुत जरूरी है। देखिए आपने नेपियर खिला रहे, लेकिन नेपियर के साथ में ये खिलाना बहुत जरूरी है। सरगवा, आप सरगवा क्या साहिजाना बोलते हैं हिंदी में ना, तो इसको 1 इंच मोटी डंडी को पत्ते के साथ काट के गौ माता की गमाण में डाल दीजिए। तो आप बाउंड्री पे इसको लगा के कर सकते हैं। तो एक गौ माता को 500 ग्राम से लेकर 15 किलो तक आप खिला सकते हैं। अगर आपने 10-15 किलो हर रोज दे दिया तो जो दाना दे रहे हो कॉन्सेंट्रेट फीड, वो आप 50% रिड्यूस कर सकते हो, खल वगैरह। तो बहुत कम खर्चे में गाय का स्वास्थ्य बदल जाएगा, वो उथले मारती वो बंद हो जाएगा, उसके आंचल के रोग बंद हो जाएंगे, उसको प्रोलेप्स के केसेस ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएंगे, उसका चमड़ी का चमक बदल जाएगा। तो गाय के जैसे हमने खाया तो हमारे भी घुटने के दर्द से लेकर के काफ़ी रोगों में शांति मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे उसके पत्ते माइक्रो न्यूट्रिशन और विटामिन से एकदम भरपूर पड़े हुए। तो ये सहजना का जो पत्ता और डालिया गौ माता को भी खिलाइए, आप भी जीवन में उपयोग करिए, दोनों के लिए लाभप्रद है। तो बाउंड्री पे ये लगाना ही लगाना है ना। इस प्रकार के मोरिंगा आप हर जगह पे लगाना है। उसी प्रकार अगस्त्य का पौधा भी लगाया तो वो भी पत्ते गाय माता को खिला सकते बाउंड्री पे। तो नेपियर के साथ इसको दिया तो आप मिनरल्स वगैरह गाय माता को नहीं दिए तो भी चलेगा, आपके घर पे ये सारा समाधान हो जाएगा। और अगर 2 लेयर खेती कर सकते हैं, 2 लेयर, तो 50 बाय 20 फीट में सरगवा लगा दीजिए सहजना, और उसके नीचे 80% कोई भी क्रॉप हो जाएगा, सब्जी वब्जी सबका। तो ये ग्रीन नेट का काम करेगा, उसके पत्ते नीचे गिरेंगे, अपने आप आच्छादन हो जाएगा और वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो उसके पत्ते जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पर भी जमीन और रिच हो जाती है। तो आप जब भी गोबर का कंपोस्ट करते हैं तो खेत के आजू बाजू लगे हुए सारे पेड़ का जो भी कचरा मिलता है आपको, वो सबको गोबर के साथ में कंपोस्ट कर दीजिए। घर में बचा हुआ कोई भोजन है वो भी आप खेत में डाल के वहीं पे कंपोस्ट कर लीजिए। तो कुछ भी चीज़ आपके घर से वेस्ट जानी चाहिए नहीं, सबको गोबर के साथ कंपोस्ट करके हर साल खेत में डालिए। एक एक चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है। केचुआ, गांडुल या अड़सिया बोलते हैं, तो ये तो सबको पता ही होगा, ये सबसे बड़ा किसान का मित्र है। जैसे ये चारों स्टेप फॉलो करेंगे, 10 दिन में देसी केचुआ आपके खेत में पैदा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और उसकी सीजन में जैसे मिट्टी आप थोड़ा खिसकाएंगे, बड़ी मात्रा में देसी केचुए की रेंज मिल जाएगी आपको। तो भले आपने 10-20 साल से 30 साल से केचुआ नहीं देखा हो आपके खेत में या कम देखा हो, पहली सीजन में बड़ी मात्रा में केचुआ दिखेंगे। और जैसे ही उसको अच्छा वातावरण मिलता है, 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में 8.25 लाख बन जाता है। ऊपर नीचे वो करके पूरा जमीन पोरस बना देंगे। एक बार छेद किया वो दूसरी बार छेद उपयोग नहीं करते, और अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ के जाते हैं कि वो छेद जल्दी भरेगा भी नहीं, वो फल बना रहेगा ज़्यादा समय तक। तो पूरा जमीन पोरस बना देगा। इसमें मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा होते हैं। तो नीचे की पौष्टिक मिट्टी खा करके पर एकदम सुपाच्य स्वरूप में विष्ठा उसको छोड़ के जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा किसान का मित्र। अभी जल स्तर सभी पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमने कठिन जमीन कॉम्पैक्ट बना दी, कठिन बना दी। बारिश आया, पानी आया, टिक के चला गया। हाँ, तो ये क्या करेगा, केचुआ और बैक्टीरिया एक ही साल में पूरी आपकी जमीन को पोरस बना देगा। बारिश का बूंद बूंद नीचे उतर जाए तो हर एक खेत चेक डैम बन जाएगा। हर एक खेत में पानी अपने आप नीचे गया, जल स्तर ऊपर आ जाएगा। तो पूरी दुनिया का जल स्तर जो नीचे जा रहा है उसका समाधान भी गौ माता ने इसके द्वारा ही दिया है। तो ये आप खुद नजर के सामने देखेंगे कि ये आपको वहाँ पे दिखेगा कि जमीन पे, हाँ, हमने 22 राज्यों में काम किया है, सभी मिट्टी में इस प्रकार की अनुभूति रही है। मधुमक्खियाँ बढ़ जाती है अचानक, तो 800 प्रकार की मक्खियाँ पॉलिनेशन का काम भारत भर में करती है। तो ये जैसे गौ कृपा डालते, जो खेत में जहाँ जहाँ उपयोग हुआ सब जगह पे मक्खियों का रेशियो बढ़ गया, पॉलिनेशन बढ़ गया, तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा।
है ना। हम केमिकल छिड़कते उससे मधुमक्खियां मरती है और इससे बढ़ती है, तो वो कितना फायदाकारक है वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो गौ माता के आगे आपको चिड़िया उड़ती हुई दिख रही है ना बारी बारी है। ये चिड़िया वो है जो गुजरात में अभी बहुत कम है, जो गांव में भी कम देखने मिलेगी, चका और चकी बोलते हैं, है ना। तो वो हमारे कैंपस में 1000 से ज्यादा रहती है लगभग हमारे क्षेत्र में। तो गौ माता क्या आ गई, बैक्टीरिया बढ़ गए, चिड़िया बढ़ गए, मधुमक्खियां बढ़ गए, केचुए बढ़ गए, पूरी प्रकृति एक्टिव हो जाती है पूरी। इसीलिए तो गाओ विश्व से मातृ बोला, इसीलिए तो गौमय वस्ते लक्ष्मी बोला है, इसीलिए तो धन्वंतरी भगवान का वास गौमूत्र में बोला गया है। सभी चीज को तुरंत एक्टिव करती है। तो गौ माता जैसे ही आपके घर पे सुखपूर्वक रही, 6 महीने में आपके घर पे बरकत आना शुरू हो जाएगा, मन शांत होने लगेगा, आनंद आने लगेगा, पूरी आजू बाजू की प्रकृति खिल उठेगी। छोटी मोटी इल्ली आती है, वो चिड़िया की आकर के खा के चली जाती, तो अपने आप सारा चीज आपके खेत में कंट्रोल रहेगा। तो मित्रों ये सारी चीज हमको सदुपयोग करना है और ये गाय माता के द्वारा एकदम सरल हो जाता है। बैल से खेती, अभी ये आपको लगेगा कि गोपाल विषय अंतर कर रहा है क्या, ये क्या बात कर रहा है, ट्रैक्टर के जमाने में बैल से खेती की बात करेगा, ये कैसे चलेगा। ठीक है, मैं मेरी बात रख देता हूँ, उसमें से कितना मक्खन लेना आपको तय करना है ना। जैसे हम बैल से खेती करना बड़ा वैज्ञानिक चीज थी, बड़ी साइंटिफिक चीज थी। जैसे हम बड़ा ट्रैक्टर डालते हैं तो अंदर बैक्टीरिया मरते हैं कि नहीं, केचुए मरेंगे, ये हल्के पैरों से चलेंगे, अपनी खुर में से भी वो बैक्टीरिया छोड़ते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे निंदाई, अभी क्या करते हैं बीडीसाइड डालते हैं निंदाई के लिए, तो उसमें बीडीसाइड डालने के लिए भी चलना तो पड़ता है ना पंप लेके। ऐसे काफी साधन आ गए, बैल के पीछे भी पहले भी निंदाई थी, आज का वीड का प्रश्न नहीं है, हजारों साल से था। तो हमारे बाप दादा क्या करते थे, खेड़ करते थे, जुताई करते थे, तो बैल से चलते थे, वो पलटी लग जाता था, वही घास का कार्बन बढ़ जाएगा। आफत को अवसर में बदलने वाला देश है हमारा, तो उसका खाद बनता था। दूसरा उसके अंदर क्या होता था पता है आपको, जैसे हमने अमरूद का पेड़ है, दाड़िम का पेड़ है, कोई भी फल का पेड़ है, ऊपर कटिंग किया तो उत्पादन और बढ़ेगा कि नहीं, प्रूनिंग में, हाँ कि ना, हाँ छटाई करते हैं तो और उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं। उसी प्रकार जब जुताई करते हैं तो खेत में सभी पेड़ पौधों के नीचे के मूल का छटाई हो जाता है, प्रूनिंग हो जाता है, तो वहां से नए तंतु मूल फूटते और 10-15% उत्पादन बढ़ता है उससे। तो जुताई करना बड़ा साइंटिफिक चीज है और वो हजारों साल से बाप दादा करते आ रहे हैं और हमने परिणाम देखा हुआ है। और यहाँ पर भी हमने उसके अलग अलग प्रयोग करके देखे हुए किसान मित्रों। तो जब भी बैल या कोई भी हल्के साधनों से जुताई हम करते हैं तो नीचे के तंतु मूल और फूटेंगे, हवा का आना जाना और बढ़ेगा, उत्पादन और बढ़ेगा। तो इसीलिए बैल से क्यों हुआ, अभी वापिस देखो नए साधन भी आ गए, लेकिन बड़ा महंगा ट्रैक्टर हम लेंगे, उसमें भी लोन लेना पड़ेगा, वो महंगा डीजल इंपोर्ट करेंगे और ये ट्रैक्टर डीजल खा के धुआं निकालेगा और ये घास खा के गोबर निकालेगा। अभी सब्सिडी इसके पर होना चाहिए कि उसके पर? हाँ, बेचारा बैल से जो किसान खेती कर रहा था, बड़ा साइंटिफिक था, बड़ा प्रकृति का प्रेमी था, कार्बन बढ़ा रहा था, देश का डीजल का पैसा बचा रहा था, उसको सब्सिडी मिलना चाहिए कि डीजल वाले को मिलना चाहिए, है ना। 70 साल में ये लोग इतना नहीं समझे। अभी से हमको जगना है कि भाई जो बैल से खेती कर रहा है उसको ज्यादा सब्सिडी का अधिकार है। सब लोग पत्र लिखना शुरू करना है, आज भी कुछ लोग बैल से खेती करना है और सब्सिडी जो बैल से कर रहा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले लेना चाहिए, सभी लोग समाज ले लेना चाहिए। ऐसा धीमे धीमे डिमांड हमें तैयार करना है। आप कुछ कह रहे थे? में जाते हैं तो एक समय ऐसा था कि जब बछड़ा घर में पैदा होता है तो कोई मृत्यु होती है, किसी परिवार में त्यौहार नहीं मनाते थे, तो बछड़ा हो गया तो वो दोस्त मिट जाता है, बछड़ा हो गया तो उसको छोड़ देते हैं और घर खाना नहीं। देखिए हजारों साल से ये परंपरा रही है कि जब भी घर पे कोई बछड़े का जन्म हुआ तो थाली भी बजाते थे काफी जगह, आनंद होता है क्योंकि खेत में काम करे। तो ट्रैक्टर 30-40 साल से क्या आ गया, हम हजारों साल का उसका उपकार भूल गए कि नहीं, उसका दोष लगता है। इसको धीरे धीरे करके वापस सम्मान दे करके उसका उपयोग समाज में बढ़ाना है। चलो कुछ नहीं तो गोबर का उपयोग तो कर सकते हैं ना, बोले चला आप नहीं सकते, तो इस प्रकार उसको सम्मान दे करके वापस हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर रहने का सिर्फ हमको अकेले को अधिकार नहीं है, पूरी जीव सृष्टि का अधिकार है।
ये कुछ परिणाम हम देखेंगे। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वाशिम का फोटो है, महाराष्ट्र का। ये माननीय पाटिल जी है, वो 5 साल पहले आए। गोपाल भाई आप बोल रहे हैं लेकिन मैं पहले कुछ प्रयोग करूंगा कंट्रोल, और वो सही है उनकी जगह। कृषि यूनिवर्सिटी में वगैरह प्रयोग होता है तो इस प्रकार होता है। तो देखिए इन्होंने ये 3 लाइन में गौकृपा अमृतम डाला, दूसरे में दूसरा डाला, उसमें दूसरा, तो ऐसे 5 प्रयोग किए। एक में 1:33 एकड़, एक में तीसरा, एक में डिबिया वाला। बोले अनमैच परिणाम। तो हम फ्री देते हैं, साथ में एक विनती करते कि आपको कम से कम परिणाम मिला तो 100 लोगों को बांटना। तो ये भाई साहब ने पूरी टीम मिलके, कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम ने मिलके 5000 से ज्यादा किसानों को बांट के ट्रेनिंग दे दिया। एक्सीलेंट परिणाम ले रहे किसान। इस प्रकार आप भी जैसे ही परिणाम लेके दूसरों को देना। इन्होंने और एक 2-3 चीज गजब की कर दी कि इनके नजदीक कृषि यूनिवर्सिटी ने जो हल्दी की वैरायटी निकाली थी कि इसके अंदर 5% के आजू बाजू कर्क्यूमिन रहेगा। हल्दी के अंदर मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड कर्क्यूमिन, तो वो कर्क्यूमिन इनके वहां पे गौकृपा से चला गया है 7%, है ना। तो क्वालिटी साथ में क्वांटिटी। यूनिवर्सिटी ने बोला था कि ये वैरायटी में इतना उत्पादन आएगा, उससे 50% उत्पादन ज्यादा देंगे। अभी देखो क्वांटिटी, क्वालिटी और स्वाद तीनों का संगम बहुत कम होता है। ये तीनों चीज गौ माता ने इसके माध्यम से दी है। और ये बंधु ने बहुत गजब के परिणाम दिए। काफी किसानों को इन्होंने सोयाबीन से जो क्रॉप लोग लिए, वहाँ पे 5 क्रॉप का पैटर्न चलता है, सभी क्रॉप के अंदर उत्पादन उन्होंने केमिकल से ज्यादा लिया है, खर्च कम हुआ है। इस प्रकार आधुनिक काफी अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने इस पूरी मोमेंटम में सहयोग करा हुआ। आप भी इस पर चल सकते हैं। ये भाई साहब 6 साल से गौ आधारित ही खेती करते थे, लेकिन 1:33 एकड़, तो 1:33 एकड़ का गोबर पर्याप्त पूरा नहीं हो पा रहा था और प्रोडक्शन धीमे धीमे उनके डाउन गए। 250 किसान ऐसे थे एक साल में। उन्होंने जैसे ही गौकृपा अमृतम उपयोग किया, पहली सीजन में हल्दी ऐसा है और उनका भी कर्क्यूमिन अच्छा हो गया। तो अभी वो अच्छे से गाय भी रख रहे और अच्छे से लोगों को बांट रहे। और इन्होंने राजेश भाई टिकार करके है पहली बार महाराष्ट्र में गौकृपा अमृतम लेके जाने वाले व्यक्ति ये और पाटिल जी थे। इन्होंने भी कम से कम 4500 से ज्यादा किसानों को बांटा है। तो इस प्रकार हमें जब भी कुछ अच्छा मिलता है वो बांटना है। प्रसाद बांटने से पुण्य ज्यादा मिलता है। इस प्रकार अच्छी चीजें हमें जब भी मिलती है उसको डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण हमें करना ही है। ये माननीय नीलकंठ भगत जी जूनागढ़ के पास में है। पर्टिकुलर उस एक एरिया है जहाँ पे मिर्ची उगती ही नहीं। 30 साल से सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने गौकृपा अमृतम और गोबर के समन्वय से मिर्ची वहां पे पहली बार उगा के दिखा और 15 क्रॉप में गजब के परिणाम ले रहे हैं। उनके दूसरे भी क्रॉप है जैसे वेजिटेबल, टमाटर है, मूली है, सभी क्रॉप में सर हुआ है। 15 से ज्यादा क्रॉप में ले रहे और उनकी मिट्टी का CN रेशियो 75% बढ़ गया है। पोटाश में 30% का बढ़ावा आ गया है। अब देखिए ये सारी चीज उसने रिसर्च कराई साथ में। नजदीकी उनके कृषि यूनिवर्सिटी है तो वहां पे मिट्टी का टेस्ट करवाया, दूसरा टेस्ट करवाया। तो आप भी जब भी ये शुरुआत करते आपकी मिट्टी को पहले एनालिसिस करवाइए ना जी। जितना छोटा सा प्रयोग आप करेंगे आधे एकड़ का, पहले मिट्टी का एनालिसिस करवाइए। और 2 महीने के बाद क्या है, 6 महीने के बाद क्या है, 1 साल के बाद क्या है, देखो आपको नजर के सामने चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आप खुद इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हमने और एक प्रयोग किया कि भाई भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। वही 2.5 एकड़ में से समझ लीजिए 70-75% पैसा केमिकल पे चला जाता है। उसको कैसे बोलेंगे आप सेवा करें। तो हमने एक सोचा और कि वही 2.5 एकड़ में से 5-7 एकड़ का उत्पादन निकलेगा तो कैसे होगा, तो रखेगा तो जमीन नहीं बिकेगी। तो उसके लिए हमने एक प्रयोग और किया कि 10 टन हमने गोबर बताया या 5 टन की स्लरी बताई, उसकी जगह पे 30 टन गोबर डलवाया हमने 6 का 1 एकड़ का। 30 टन गोबर और 3 गुना बैक्टीरिया छुड़वाया 2000 लीटर की जगह पे 6-6000 लीटर। तो क्या हुआ, तो आज तक आलू के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक में इतना सक्सेस नहीं था। तो छोटी छोटी आलू हो जाती थी। आलू के अंदर आज तक इतने सफल कोई नहीं थे। तो पहली सीजन में 10 टन में तो आ गया। लेकिन ये बंधु यहाँ से नजदीक है, 50-60 किलोमीटर दूरी है। वो लोकल वैरायटी जो आलू की आती है, एक्सपोर्ट वैरायटी वो 200 ग्राम की एक आलू होती है। वो वैरायटी 800 ग्राम तक चली गई 30 टन गोबर में। और 100 बोरी निकलते थे, उनकी जगह पे उनको बीघे में 200 बोरी ऑलमोस्ट निकल गई। तो सीधा डबल उत्पादन। फिर तो गोबर डालना पोसाएगा कि नहीं। और कुछ जगह पे जहाँ पे गन्ना 30 टन आता था वहाँ 110 टन गन्ना पहुंचाया 30 टन वाला।
कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक करेगा, तो फिर पोसाएगा, उसका गुड़ बनाएगा, उसको बेचो, कितना भी गोबर डालना पोसाएगा किसान मित्र। तो हमें अभिगम बदलना है, आयोजन करना है, ज्यादा गोबर, ज्यादा गौ कृपामृतम, कितनी भी गाय माता देश में हो जाए, आज 8 करोड़ है, 800 करोड़ हो जाए, कभी बोझ नहीं लगनी चाहिए। उसी में से हम ज्यादा उपार्जन करके स्वाभिमान से और आगे जा सकते, ये दर्शन हमारा है और ये हमने करना शुरू कर दिया है और बड़ी मात्रा में किसान भी इसको स्वीकार करना शुरू कर रहे हैं। आपसे भी मेरी एक ही विनती है, प्रयोग कीजिए, अभिगम बदल के आगे बढ़िए। इसका ये देवेश भाई है, गुजरात का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का FPO चलाते हैं। उनके FPO के सारे किसान गौ कृपामृतम का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। इनके हल्दी के अंदर भी उत्पादन ऑलमोस्ट डबल से 2.5 गुना निकला है और हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन इनका 7 से 9% तक चला गया है। इस लेवल के परिणाम मिले, केले के अंदर भी गजब के परिणाम ले रहे। इस प्रकार आप भी इसके अंदर और भी आगे ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ये मिर्ची के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग में भी एडवाइजरी कमेटी में मेरा नाम है और वहाँ पर भी दक्षिण भारत में कॉम्बिनेशन मिर्ची के साथ दूसरे क्रॉपों में किया, गजब का जौन से मिर्ची एक्सपोर्ट होता था और बहुत सुंदर परिणाम मिले। तो दक्षिण भारत में भी मिर्ची, जो गुंटूर मेन सेंटर है, वहाँ पे भी काफ़ी किसान मिर्ची के अच्छे से खेती कर रहे हैं। ये भरत भाई जो मैंने बताया था आदिवासी बंधु, जिन्होंने 2000 किसानों को ट्रेनिंग दिया उनके आम और इसके कॉम्बिनेशन से, ये शिव प्रसाद कोरे जी है। इन्होंने 25,000 से ज़्यादा किसानों को गौ कृपामृतम बांटा है। उनका पहली बार मुझे फ़ोन आया, गोपाल भाई ठीक ठाक परिणाम मिला। मैंने पूछता हूँ कभी कभी कोई ऐसे विशेष है कि जिन्होंने कत्ल खाने गए हुई गाय बचा के रखते थे, तो ठीक ठाक आया। मैंने बोला कितना डाला गौ कृपामृतम, तो उन्होंने सारी मात्रा बताई गोबर की, जो मैंने बोला था उसका 15% ही गया था मुश्किल से। मैंने बोला अरे भाई साहब छोटा करो लेकिन ठीक करो, पर्याप्त मात्रा में गोबर डालो, इतनी सारी गाय है, पर्याप्त मात्रा में गौ कृपा डालो। तो पहली सीजन में उसका गेहूं का आप देख सकते हैं सर, ये उनका जवारी और ये उनका तुवेर था। अभी ये कोई कमी दिख रही है क्या? उन्होंने जो जनरल वहाँ पे उत्पादन आ रहा था उससे डबल उत्पादन लिया है किसान ने। और यहाँ तक उसके सोयाबीन आए, जो फसल में अभी उनके वहाँ पे एक और चीज हुई, जो कंपनी ने बताया था तरबूज वाटरमेलन 3 से 4 किलो का होगा, वो उनके यहाँ पे 10 किलो का मिला। तो कंपनी के बताए हुए वजन से उसका डबल से ज्यादा उत्पादन उन्होंने ले लिया, एक तरबूज का 10 किलो। उनका एडवांस में अभी बुक हो रहा है, इतनी मिठास उसकी तरबूज की है, तो सारे पैरामीटर्स बदल रहे हैं गौ माता के द्वारा। तो वो बहुत सारी संभावना इसके अंदर है। इस प्रकार आप भी दूसरे लोगों को बांट सकते हैं। इन्होंने परभणी कृषि यूनिवर्सिटी के साथ समन्वय करके वहाँ पर भी इनके लेक्चर हुए, अलग अलग जगह पे वो मराठी भाषा में लेक्चर देते हैं, बड़ी मात्रा में किसानों को ये फ्री बांटते हैं। इसी प्रकार कल्याण, त्रिवेणी कल्याण करके है, पीडीलाइट फाउंडेशन महुआ साइड में सौराष्ट्र में, उनके भी लगभग 2000 से ज़्यादा किसान गौ कृपा का उपयोग अच्छे से कर रहे हैं। और सफ़ेद प्याज में मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो सफ़ेद प्याज के अंदर उन्होंने गजब के परिणाम दिए हुए। तो वहाँ पे बाफिया से लेकर 3 रोग जो सफ़ेद प्याज में आते थे, सभी के अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिले। या मूंगफली में, वाटरमेलन में परिणाम है। ये किरण बिच्छेदार भी महाराष्ट्र में, उन्होंने हर साल कर्क्यूमिन टेस्ट करवाया, हर साल 1% बढ़ता गया। तो ये शुरुआत का फोटो था, फिर 5-6 फीट तक हल्दी उनकी गई हुई थी। ये प्रशांत जी है संगमनेर से, बोलते गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो या दिला दो, हम आपके जैसी सेवा करेंगे। मैंने बोला सेवा करना है तो वहाँ की नस्ल की करिए, उसने हजारों साल आपके पूर्वजों को कहा है, तो गिर के पीछे सबको नहीं जाना है। बोलते बात तो सही, लेकिन हमारी छोटी है, 1.5 लीटर दिन का दूध देती, इकोनॉमी नहीं होगी। मैंने बोला नहीं, हमने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया पहले। तो बोले हाँ ठीक है। फिर मैंने बोला आपकी गाय का दूध बढ़ जाएगा, तो बोलते क्या हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है, तो हमारी पैटर्न से रखिए, हमारी पैटर्न से खाना दीजिए और बढ़ेगा। और उन्होंने किया, सज्जन बन गए। एक ही साल में सारी 1.5 लीटर वाली डांगी गाय 4 लीटर की चली गई, उनकी सारी डांगी गाय। खाना कितना खाया? गिर के सामने 30 टका, एक गिर के खाने में 3 डांगी फल गए, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया डांगी का। पूरे गुजरात में गिर की एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी डांगी का प्रोपोर्शन आगे बढ़ गया उसी खर्चे में। डांगी को आंचल के रोग नहीं है, गिर को मास्टाइटिस है। डांगी को प्रोलेप्स के केस नहीं है, तो उसको गिर को है। डांगी को वहाँ का बारिश वगैरह सहन हो जाता है, गिर को इस लेवल से ज़्यादा नहीं सहन होगा। तो इस प्रकार वो गिर से भी आगे चलेगा। आज अब उनकी कुछ डांगी 8 लीटर भी दूध दे दी। अभी गवर्नमेंट उनसे मंदी मांग रहे डांगी की,
ऐसी 20 नस्लों पे काम चालू कराया किसान मित्रों। सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है, ये हमें समझना है। हमें हमारे नजदीक की नस्ल को ही सम्मान पूर्वक रखना है, और वो भी गोबर और गौमूत्र को मुख्य संवर्धन जरूर करना है। अच्छे नंदी होने चाहिए, दूध बढ़ना चाहिए। दूध की नदियां ऐसे ही नहीं बहती थी, लेकिन जब भी दूध देना बंद कर दे तो घर से निकालना नहीं। यही दर्शन भारतीय दर्शन है, इसको हम लोग वापिस प्रस्थापन करेंगे। ये कपास के अंदर परिणाम लिया हुआ है। तो कपास के अंदर ये जलगांव का किसान है, ये वकील है और ये एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। दोनों ने मिलकर 40 एकड़ भूमि थी, तो हर साल केमिकल डलवाते थे सब लोग। उन्होंने बोला नहीं, इस शिविर से इसी प्रकार का हम लोग करेंगे। तो हमने बोला छोटा प्रयोग करना, इन्होंने बोला नहीं हम पूरा करेंगे। तो 5 लाख का गोबर खरीदा उन्होंने आजू बाजू के ग्वालों से, 5 लाख का गोबर, और पूरा गौ कृपा अमृतम से कंपोस्ट करके सीधा 40 एकड़ में किया। पहली सीजन में आप कपास देखिए, कोई कमी दिख रही कपास में है ना? और A1 कपास किया उन्होंने। गुलाबी इल्ली जो पिंक बाउल आता है वो भी कंट्रोल में रहा, एक लेवल से ज्यादा बढ़ा ही नहीं। और उसके अंदर कपास के बीज के अंदर तेल की टकावारी भी बढ़ गई। महाराष्ट्र में जो कपास निकला था पिछले साल, उनसे डबल उत्पादन पहली सीजन में कुछ कंपनी ले लिया था गोबर। अब उसको कहाँ जरूरत है? अभी वो उन्होंने गाय माता लाना शुरू कर दिया, लाल गंधारी वहाँ की स्थानीय नस्ल थी, उसको लाया और उसको बढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो किसान मित्रों, आप भी आपकी नस्ल को इस प्रकार गोबर के लिए बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार ये बंधु भी फ्री बांट रहे, देखिए उनका मौसम भी है, मौसम भी का आप साइज कलर लश देख सकते हैं कैसे। तो फल बागायती आप जोड़िए आपकी खेती में, और दोनों कॉम्बिनेशन करिए। एक पाक के एक फसल के ऊपर डिपेंड मत रखिए, तो बागायती में और पैसा मिलेगा, फल सब्जी में और मिलेगा। तो आयोजन करिए कि हम 3-4 कॉम्बिनेशन हमारे खेत में रखेंगे, ताकि कभी आबोहवा ग्लोबल वार्मिंग आगे पीछे हुआ तो सभी प्रकार के नुकसान नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार देखिए गौ कृपा अमृतम से लेफ्ट में कपास का खेती करा हुआ है, और उनके कजिन का एक खेत है, ये केमिकल से करा हुआ है। यहाँ से 80% कम खर्चे में ये कपास हुआ है। आपको फर्क दिख रहा है दोनों में, है ना? क्या क्या फर्क दिख रहा है मुझे बताएंगे कोई? हाँ, अनुपीड़ो છે, આ લીલો છે આખો, અહીં સુકારો આવ્યો છે, यहाँ सुखारा है, यहाँ सुखारा नहीं है। हाँ हाँ, इधर डार्क ग्रीन कलर है, पूरा हेल्थ का निशानी है वो। इधर सुखारा है, वो सुखारा रोग भी आता है, वो भी असर आ चुका है। ग्रोथ अच्छा है। हाँ, इसका हाइट अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, ये अनइवन है, सही बात है। और भी कोई फर्क दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला बाजू में गया है। और भी कोई फर्क? डेंसिटी इधर मेंटेन हो गई है, इधर आगे पीछे सब अनइवन है, इसलिए जगह खाली है, दूसरा है, वो फर्क है, सही बात है। इधर फ्लावरिंग प्रोटीन भी बैठा है। इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया, जो हम हमेशा सब जगह पे बताते हैं, कि यहाँ गौ कृपा अमृतम डाला, हवा में उड़ के इधर गया, इनका 2 लाइन उधर गया, आप देखिए, है ना? तो यहाँ का बुराई हमारे में आ सकता है, तो हमारा अच्छा दूसरे में जा सकता है कि? ये दर्शन हमें लेके जाना है। क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये खेत वाला पूछेगा ना कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, आपने क्या डाला, तो सच नहीं बताएंगे, डिब्बा भी बदल देते हैं। ऐसा होता है ना? तो ऐसा नहीं करना, करने देना। हमें क्या करना है, देखो एक बैक्टीरिया अगर हम बेचने जाते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मार्केट में 150 रुपये लीटर मिलता है एक बैक्टीरिया, और घर पे नहीं बनेगा, घड़ी घड़ी खरीदने जाना पड़ेगा। 5 बैक्टीरिया एक विदेशी कंपनी 4,500 रुपये लीटर बेचती है, घर पे नहीं बनेगा, घड़ी घड़ी लेने जाना पड़ेगा। इस 100 बैक्टीरिया वाला कोई प्रोडक्ट वर्ल्ड में है ही नहीं जो आपके घर पे बनेगा। हम भी इसका व्यापार कर सकते थे, ऑफर भी थी, जरूरत भी थी, लेकिन हमें हमारे गुरु महाराज जी के शब्द आए, उनका एक ही शब्द था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो गाय के बाड़े में जाके हमने तय किया, टोटल इवोल्यूशन किया कि इससे क्या होगा। तो टोटल देश का खर्चा है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, सभी माइक्रो न्यूट्रिशन मिलकर 14 से 15 लाख करोड़ रुपया हर साल किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों में जाता है, और उसमें से 75% पैसा विदेश जाता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हुई और आज कई कंपनियां किसान के जेब में से विदेश में पैसा आ रहा है। तो ये बंद हो सकता है, फिर स्वास्थ्य अच्छा होगा किसान का, गौ माता बचेगी, फिर सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन भी बनेगा,
सबका स्वास्थ्य का खर्चा भी बचेगा। अगर ये सारा चीज सुधर सकता है तो हमने और छोटे भाई ने मिलकर उसका पूरा वेल बना दिया है कि हमारा या हमारी अगली पीढ़ी का किसी का भी अधिकार इसके ऊपर नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया के सभी किसान और गौ माता को समर्पित है। ये फ्री देंगे और फ्री ही इसका मतलब। तो हम एक ही कहते हैं कि हम किसान की मदद करके खड़े हो जाए। तो हम आपको निःशुल्क दे रहे, तो ये आगे जिस प्रकार इन सभी लोगों ने निःशुल्क दिया है, आप भी कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को देना है। इतना वचन लेते हैं, देंगे क्या? हाँ, है ना। सबसे पहले किसको देना है? जो सबसे नहीं पसंद है आपको जिस गांव में जो व्यक्ति, उसको देना, पड़ोसी को। ठीक है। हृदय विशाल बनाना है। हमारे केंद्र में गौ माता, धरती माता, प्रकृति, सनातन परंपरा होना चाहिए। हमारी खुशबू आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए। हम जहाँ से जाए तो यस, ये आदमी भला चाहता है हमारा और गाँव का और प्रकृति का। तो ये काम करना है आपको। मेरी एक ही विनती है, देखो आप करेंगे, परिणाम मिला, आप बांटने जाएंगे तो जल्दी स्वीकार भी नहीं होगा। तो क्या करना है? अगर स्वीकार नहीं हुआ तो आजू बाजू के 25, 50 या 10 किसान से शुरुआत करिए। उसके बाजू की 2-3 लाइन आप एडॉप्ट कर लीजिए, दत्तक ले लीजिए। जब भी आपका गोबर डालते हैं उसमें डाल दीजिए, जब भी गौ कृपा स्प्रे करने जा रहे हैं उसमें डाल दीजिए, नीचे डाल दीजिए। उसको पौधे में फर्क दिखेगा, फिर स्वीकार करेगा कि नहीं? करे। है ना। करके दिखाना है, बोलना कम, काम ज्यादा। तो इस प्रकार का जब कार्य आपका बोलेगा तो अपने आप आपकी आजू बाजू की सृष्टि में सुधार होना शुरुआत दिखेगी और प्रकृति आपको मदद करेगी। प्रकृति बड़ी देखती, देखो ये कैमरा है ना, हमको यहाँ देखता है, ऊपर वाले का हमारे मन में देखता है, हम उसको जिम्मेदार हैं, ऐसा समझ के चलना। तो कभी गलत विचार नहीं करना, भावना शुद्ध रखना। जो भी पंथ के व्यक्ति हो, सब अपने अपने मूल में आगे बढ़े और सब लोग मिलकर एक दूसरे से आगे बढ़े। कोई विदेशी कंपनी किसानों का भला करने के लिए भारत में 70 साल में आई नहीं है। हमें ही स्वाभिमान से खड़ा होना होगा। ये अच्छी चीज मिली है, गौ माता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। एक दूसरे से मिलके जितनी क्षमता है सब लोग अपनी क्षमता से बेस्ट दे करके काम करें। ये देखिए, केला के अंदर परिणाम है, ये भिंडी के, ये केला में है महाराष्ट्र में, ये भिंडी के अंदर है। भिंडी में हर 2-3 दिन पे स्प्रे लगता है पेस्टिसाइड्स का। तो गौ कृपा अमृतम को भी हर 2 दिन पे डाल दीजिए, 3 दिन पे डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, तो गजब के परिणाम मिले। तो जटिल जो क्रॉप है, जो कॉलीफ्लावर है, भिंडी है, तो हमने इतनी जबरदस्त, ये गुरुकुल के बच्चों ने भिंडी उगाई हुई। भिंडी जनरल एक स्टैंड पे ही होती है, तो यहाँ पे भिंडी में डालियाँ फूटती है, हर डाली पे भिंडियाँ बैठी। और जब अब जस्ट परिणाम, मतलब 2.5 से 3 गुना परिणाम उन्होंने उत्पादन में लिया और ककड़ी के जैसा स्वाद हो गया। आप कच्चा भिंडी 50 से 100 ग्राम खा सकते हैं। तो इस लेवल का भिंडी के अंदर भी गुरुकुल के बच्चों ने परिणाम लिया। और मैं ये कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनके तरबूज जो आते थे वाटरमेलन, वो 2 से 3 किलो के आते थे, वो 9 किलो की एवरेज से चले गए प्लस। तो उन्होंने भी 1,000 किसान की हमारी शिविर लगाया और खुद भी अभी खेती अच्छे से करवाते हैं। इसी प्रकार ये धनिया के अंदर परिणाम है, ये मेथी के अंदर है, ये बराबर धूप में इस लेवल के परिणाम उन्होंने कर्नाटक में दिए हुए। ये अमरीश जी पाटिल है, जो मैंने वो दाढ़ी वाले बताए जानार वाले शुरुआत में, वो अपने आजू बाजू गांव की खुद शिविर ले रहे हैं। इस प्रकार आपको भी छोटा छोटा सिखाना है लोगों को। आपको अगर देखिए, वो बहनों को सिखा रहे हैं, उनके सभी आजू बाजू 2 गांव में उन्होंने बिल्कुल वो पूरा ऑलमोस्ट केमिकल निकाल दिया है। ये शिक्षक है, इनका गन्ना का साइज देखिए जरा। कर्नाटक के शिक्षक है, एक स्कूल में, गांव की स्कूल है। तो उनको इतने गजब के परिणाम मिले, उन्होंने तुरंत अपने स्कूल में जाके बच्चों को गौ कृपा अमृतम से सब्जी उगाना सिखा दिया और क्लास में गौ कृपा अमृतम के क्लास शुरू कर दिए। क्या भाव जगह होगा। इस प्रकार जो भी आचार्य है, गांव के बच्चों को बचपन से कृषि और गौ माता का सम्मान होना चाहिए, प्रयोग होने चाहिए। बड़ा हो तब तक आपसे अच्छा किसान बन जाना चाहिए। सबको शहर में जॉब नहीं, शहर से भी ज़्यादा वो गांव में कमाना चाहिए। तो वो अपने आप वो गांव की जमीन बेचेगा नहीं, वहाँ पे टिक जाएगा। ये गन्ना का किसान है कि जहाँ 30 टन उत्पादन आता था, वहाँ पे 110 टन इन्होंने लिया। सुनील जी करके गुलबर्गा के किसान है, और उनके गन्ने का साइज देखिए कितना बड़ा है। ये न्यूज़पेपर में फोटो आया था, शेरडी में हाइट देखा है। और उनका पपीता है, देसी पपीता है। पूरा परिवार मेहनत करता है और देसी पपीता में ये प्रोडक्शन दिया।
ये वहाँ पे डेप्यूटी कलेक्टर साहब गए, उन्होंने सब क्रॉस चेक किया, कृषि यूनिवर्सिटी की टीम गई, क्रॉस चेक किया और फाइनली उन्होंने बहुत अच्छे से प्रमाणित किया और उनकी शिविरें वहाँ के आजू बाजू में लगवाई और ये उनके न्यूज़पेपर में आया था वहाँ पे। देखो मित्रों, ये समझ नहीं था। सच बताइए, आपके घर से कोई बंधु शहर में गया या आपके घर से कोई और गए तो सवेरे से रात तक जितना मेहनत करता है, विदेश गया सवेरे से रात तक जितना मेहनत करता है, क्या आप उस खेत में उतना मेहनत करते हैं? नहीं। उतना समय खेत में देते क्या? हमारे बाप दादा मजदूर से ज्यादा मेहनत करते थे खेत में। चलो उतना मेहनत आप नहीं करिए, लेकिन उतना समय तो दीजिए। एक एक पौधे से बात तो करिए, मिट्टी से बात करना सीखिए। धरती माता और गौ माता देने के लिए बैठिए, आप आयोजन करें, अभिगम बदलिए, मेहनती बनिए, परिणाम निश्चित मिलना ही मिलना है। हमने ऐसे कई किसान देखे भारत में कि पूरा साल मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपया प्रति एकड़ कमा रहे, और ऐसे भी देखे कि जो 6 से 9 लाख और 10 लाख भी प्रति एकड़ कमा रहे। हमें कौन सी श्रेणी में आना, हमें देगा अभिगम बदलना है। जैसे हम बहाने ढूंढेंगे कि गाय नहीं रखना, हम बोलेंगे हमारा बेटा शहर है, कौन